नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अररिया जिला बिहार की किस भौगोलिक दिशा में स्थित है और यह किससे सटा हुआ है? उत्तर पूर्वी दिशा में नेपाल से सटा हुआ है। अररिया जिला बिहार की किस भौगोलिक दिशा में स्थित है और यह किससे सटा हुआ है? उत्तर पूर्वी दिशा में नेपाल से सटा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक बिहार की पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल। बिहार की पूर्वी सीमा जिधर आता है पश्चिम बंगाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल। बिहार के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? पश्चिम बंगाल। बिहार पश्चिम की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के कुल कितने जिले हैं? 3 जिले। पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के कुल कितने जिले? 3 जिले। पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन से हैं? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। बिहार का वह कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों की सीमाओं को स्पर्श करता है? किशनगंज। बिहार का वह कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों की सीमाओं को स्पर्श करता है? किशनगंज। बिहार का वह कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्यों की सीमाओं को छूता है? कटिहार। बिहार का वह कौन सा जिला है तो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्यों की सीमाओं को छूता है? कटिहार। पूर्णिया जिले के कुछ भागों को किस पड़ोसी राज्य को सौंप दिया गया? पश्चिम बंगाल को। पूर्णिया जिले के कुछ भागों को किस पड़ोसी राज्य को सौंप दिया गया? पश्चिम बंगाल को। पूर्णिया जिला बिहार के किस सीमा रेखा का निर्धारण करने में मदद करता है? पूर्वी सीमा रेखा पश्चिम बंगाल के साथ। पूर्णिया जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। पूर्वी सीमा रेखा पश्चिम बंगाल के साथ। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? पहले किशनगंज, फिर पूर्णिया, फिर कटिहार। किशनगंज उत्तर प्रदेश में उत्तर में है, पूर्णिया मध्य में है और फिर कटिहार दक्षिण में है। पश्चिम बंगाल की सीमा को छूने वाला बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? कटिहार। पश्चिम बंगाल की सीमा को छूने वाला बिहार का सबसे दक्षिणी सीमा कौन सा? कटिहार। क्या भागलपुर जिला पश्चिमी बंगाल की सीमा को सीधे स्पर्श करता है? नहीं, भागलपुर जिला पश्चिमी बंगाल की सीमा को सीधे स्पर्श नहीं करता। यह पूर्णिया और कटिहार इससे पूर्व में है। नेक्स्ट, बिहार की पश्चिम सीमा उत्तर प्रदेश। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, यूपी। पश्चिम में यूपी है इधर। बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के कुल कितने जिले? 8 जिला। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का नाम। यूपी को पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भोजपुर, सारण, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ये 8 जिला पश्चिम चंपारण को मतलब ये 8 जिला हमारे पश्चिम की ओर है, बिहार के पश्चिम की ओर जो यूपी से जुड़ा हुआ है। बिहार का वह कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से के साथ संयुक्त है? इधर उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश की सीमा को कोनवा पे कौन जोड़ता है? पश्चिम चंपारण। गोपालगंज जिला बिहार की किस सीमा पर स्थित है? पश्चिम सीमा पर उत्तर प्रदेश के साथ। सिवान और सारण छपरा जिले किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? यूपी के। सिवान और सारण छपरा जिले किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? यूपी के। गंगा नदी बिहार में प्रवेश करते समय किन 2 जिलों की सीमा को पास उत्तर प्रदेश में से अलग होती है? बक्सर और भोजपुर से। भोजपुर और बक्सर जिले बिहार के किस भाग में स्थित है? पश्चिम भाग। भोजपुर और बक्सर जिले पश्चिम भाग में है। कैमूर भभुआ जिसे बोलते हैं जिला किस राज्य के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश के साथ, यूपी के साथ। रोहतास जिला उत्तर प्रदेश के साथ साथ और किस दक्षिणी राज्य की सीमा को छूता है? झारखंड को। रोहतास जिला उत्तर प्रदेश के साथ साथ और किस दक्षिणी सीमा को छूता है? झारखंड को। उत्तर प्रदेश यूपी से सटे बिहार के जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश यूपी से सटे बिहार के जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। उत्तर में सबसे पहले उत्तर प्रदेश मतलब पूर्व में उत्तर से दक्षिण की बात करें, नॉर्थ टू साउथ। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। पहले पश्चिम चंपारण उत्तर से दक्षिण, फिर पश्चिम चंपारण, फिर गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। सारण प्रखंड में कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को लगाते हैं? सारण प्रखंड के कौन कौन से जिले? सारण प्रखंड में गोपालगंज, सिवान और सारण तीनों। टॉपिक नंबर 6, बिहार की दक्षिणी सीमा झारखंड। बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के कुल कितने जिले हैं? 8 जिला। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले सभी 8 जिलों का नाम। झारखंड दक्षिण में रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। रोहतास, जमुई।
रोहतास दक्षिण में है, जमुई। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। बिहार का कौन सा सबसे पश्चिमी जिला है जो झारखंड को छूता है? रोहतास पश्चिमी जिला है। बिहार का कौन सा सबसे पश्चिम जिला है, पश्चिम का और जिला है जो झारखंड को छूता है? रोहतास। औरंगाबाद जिला बिहार के किस पड़ोसी राज्य के साथ सीमा बनाता है? झारखंड के साथ। गया जिला बिहार के किस सीमा पर स्थित है और यह किस राज्य से सटा हुआ है? दक्षिणी सीमा पर झारखंड से। नवादा और जम्मू जिले बिहार के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्वी भाग में झारखंड सीमा पर। बांका जिला किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? झारखंड के साथ। भागलपुर जिला झारखंड के साथ। बिहार का वह कौन सा जिला है जो सबसे पूर्व में स्थित होकर झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से सटा है? कटिहार। बिहार का वह कौन सा जिला है जो सबसे पूर्व में स्थित होकर झारखंड और पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से? कटिहार। झारखंड से सटे बिहार के जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम। पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम में सबसे पूर्व में स्थित है, पूर्व में कटिहार। तो झारखंड का पूर्व में झारखंड का पूरब से पश्चिम से पूर्व जिला में इधर कटिहार इधर। रोहतास, औरंगाबाद, गया। पहले रोहतास है पश्चिम में, सबसे पश्चिम में झारखंड के पश्चिम में रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। यही तो यहाँ पे जमुई बीच में आता, फिर बांका आएगा, फिर भागलपुर, फिर कटिहार। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। मगध प्रखंड के कौन से जिले झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है? औरंगाबाद, गया, नवादा। मगध प्रखंड के कौन से जिले झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है? औरंगाबाद, गया और नवादा। नेक्स्ट टॉपिक है कूट प्रमंडल और सीमाएं के अंतर संबंध। बिहार के ऐसे कितने जिले हैं जो दो राज्यों या एक देश और एक राज्य के साथ घनिष्ठ सीमा साझा करते हैं? एक देश और एक राज्य के साथ 4 जिला है बिहार का ऐसा। पश्चिम चंपारण, किशनगंज, कटिहार, रोहतास। पश्चिम चंपारण, किशनगंज पश्चिम चंपारण कोनवा पे है, किशनगंज भी कोनवा पे है, कटिहार और रोहतास भी कोनवा पे है। इसलिए ये दो राज्यों को एक साथ, एक देश और एक राज्य के साथ घनिष्ठ सीमा पर कटता है। कौन? पश्चिम चंपारण, कटिहार, किशनगंज, रोहतास। पश्चिम चंपारण, किशनगंज, कटिहार, रोहतास। बिहार का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश दोनों बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और यूपी। पश्चिम चंपारण। बिहार का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा यूपी दोनों बनाता है? पश्चिम चंपारण। बिहार का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल दोनों बनाता है? किशनगंज। बिहार का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और अंतर्राष्ट्रीय यूपी दोनों बनाता है? नेपाल और उत्तर प्रदेश। पश्चिम चंपारण, नेपाल और पश्चिम बंगाल, किशनगंज। बिहार का वह जिला जो 2 भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल और झारखंड को सीमा को छूता है? पश्चिम बंगाल और झारखंड, कटिहार। बिहार का वह जिला जो 2 भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, यूपी और झारखंड की सीमा को बनाता है? रोहतास, कटिहार, किशनगंज, रोहतास, पश्चिम चंपारण को याद रखेंगे उत्तर प्रदेश और किशनगंज को याद रखेंगे पश्चिम बंगाल और कटिहार को झारखंड से याद रखेंगे और कटिहार को झारखंड से याद रखेंगे। बंगाल और झारखंड की सीमा को छूता है कटिहार। यूपी और झारखंड को छूता है रोहतास। बिहार के कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर के आधार पर भारत में इसका 12वां किस राज्य के तेलंगाना बनने के बाद संशोधित हुआ है? संशोधित हुआ है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह 12वां स्थान पर आया है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कुल कितने डिग्री मिनट के अंतराल है? बिहार के अक्षांशीय विस्तार कुल 3 डिग्री 11 मिनट 5 सेकंड 3 डिग्री 11 मिनट 5 सेकंड है। बिहार का देशांतरीय विस्तार कुल कितने डिग्री के बीच फैला हुआ है? 4 डिग्री 57 मिनट 50 सेकंड, लगभग 5 डिग्री बोल सकता हूँ। बिहार का देशांतरीय विस्तार। बिहार की ज्यामितीय आकृति आयताकार। बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 345 और पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई 483 किलोमीटर के अंदर है 138 किलोमीटर। बिहार के मानचित्र के अनुसार सबसे न्यूनतम देशांतर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड किस जिले को स्पर्श करती है? कैमूर को।
बिहार के मानचित्र के अनुसार सबसे न्यूनतम देशांतर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड किस जिले को स्पर्श करती है? कैमूर जिले को। बिहार के मानचित्र के अनुसार सबसे अधिकतम देशांतर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट किस जिले से होकर गुजरती है? किशनगंज से। 83 कैमूर से, 88 किशनगंज से। बिहार का सबसे उच्चतम अक्षांश 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ किस जिले से? पश्चिम चंपारण से। बिहार का सबसे उच्चतम अक्षांश 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड किस जिले की उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है? पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे निम्नतम अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड किस जिले को दक्षिणी सीमा को स्पर्श करता है? गया रोहतास की दक्षिणी सीमा। बिहार का कौन सा प्रमंडल नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तिरहुत प्रमंडल। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। बिहार का कौन सा प्रमंडल नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तिरहुत प्रमंडल। पश्चिम चंपारण, तिरहुत प्रमंडल, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। बिहार का कौन सा प्रमंडल नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बिहार का कौन सा प्रमंडल नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तिरहुत प्रमंडल, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। तिरहुत प्रमंडल जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी आता है। बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य या देश की सीमा को नहीं छूता है? बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जो किसी भी देश या राज्य की सीमा को नहीं छूता? मानचित्र के विश्लेषण के आधार पर मध्य बिहार के जिले जैसे कि पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर आदि आंतरिक जिले हैं। पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर बीच में। मानचित्र आधारित विशिष्ट तथ्य। बिहार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित किशनगंज जिला किस प्रकार की जलवायु विशेषता के लिए जाना जाता है? यह बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला और सबसे पूर्वी जिला है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला और सबसे पूर्वी जिला है। रोहतास जिले की सीमा किस दिशा में झारखंड को स्पर्श करता है? रोहतास जो है दक्षिण पूर्व। किशनगंज जो है उत्तर पूर्व में है और रोहतास दक्षिण पूर्व जिले में है। रोहतास जिले की सीमा किस दिशा में झारखंड को स्पर्श करती है? दक्षिण पूर्व में। कैमूर जिला बिहार के किस प्रमंडल का हिस्सा है जो पूरी तरह यूपी प्रदेश से सटा है? पटना प्रमंडल से। कैमूर जिला बिहार के किस प्रमंडल का हिस्सा है? कैमूर जिला बिहार के किस प्रमंडल का हिस्सा है जो पूरी तरह उत्तर प्रदेश से सटा है? पटना प्रमंडल। कैमूर जिला बिहार के किस प्रमंडल का हिस्सा है? तो कैमूर जिला पटना प्रमंडल का हिस्सा है जो पूरी तरह से यूपी से सटा हुआ है। गंगा नदी बिहार को मुख्य रूप से कितने भौगोलिक भागों में बांटते हैं? 2 भौगोलिक भागों में। उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। बिहार के किन जिलों में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है? गया जिला में सबसे कम वर्षा होता है। 1912 में जब बिहार अलग हुआ तब इसमें कौन सा वर्तमान राज्य भी शामिल था? उड़ीसा और झारखंड था। जब बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ तो उस समय उड़ीसा और झारखंड भी था। बिहार के साथ 1938 में बिहार का क्षेत्रफल कम होने का मुख्य कारण क्या था? उड़ीसा का अलग होना। 1936 में अलग हुआ उड़ीसा इसलिए कम हो गया। बिहार का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है? 2.8%। जनसंख्या के मामले में बिहार भारत के कुल राज्यों में किस स्थान पर आता है? पूर्णिया जिले जिन हिस्सों को पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था वह मुख्य रूप से किस भाषी और सीमा सुधार से संबंधित है? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत भाषाई और भौगोलिक सुगमता के आधार पर सीमा सुरक्षा। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बिहार की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र। बिहार को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के 2 स्पष्ट जलीय भागों में बांटने वाली मुख्य नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी बिहार की सीमा के किस जिले में प्रवेश करती है? बक्सर जिले के चौसा के निकट। गंगा नदी बिहार की सीमा में किस जिले में प्रवेश करती है? बिहार की सीमा बक्सर जिले के चौसा के निकट से प्रवेश करती है। उत्तर बिहार की वह कौन सी नदी है जो नेपाल से निकलकर बिहार में सबसे तीव्र गति से अपना मार्ग बदलने वाली मानी जाती है? कोसी नदी। किस नदी को इसकी विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार का सुख बोलते हैं? कोसी नदी को। उत्तर बिहार की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? घग्गरा, सरयू नदी जिसे बोलते हैं। गंडक नदी बिहार की सीमा में किस स्थान पर प्रवेश करती है? वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण से। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल बिहार के किस क्षेत्र से? बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल बिहार के किस पहाड़ी क्षेत्र से? सोमेश्वर की पहाड़ी चैतरवा चेरो से। कौन सी नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश में जो है अमरकंटक से निकलकर दक्षिण बिहार से होते हुए गंगा में समाहित होती है? सोन नदी गंगा में किस स्थान के समीप आकर मिलती है? मनेर, पटना के पास आके।
दक्षिण बिहार की कौन सी नदी गया के प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर के पास से बहती है और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है? फल्गु नदी, जिसे निरंजना भी कहा जाता है। फल्गु नदी जिसे निरंजना भी कहा जाता है। कर्मनासा नदी बिहार के किस भाग में बहती है तथा इसे धार्मिक मान्यताओं में अपवित्र नदी माना जाता है? यह दक्षिणी पश्चिमी भाग चौसा के पास से बहती है और इसे कर्मनासा नदी को हम छूत नदी भी बोलते हैं। पुनपुन नदी का उद्गम कहाँ से होता है और यह गंगा में कहाँ मिलती है? उद्गम छोटा नागपुर पठार से निकलकर फतुहा पटना के पास गंगा में मिलती है। बागमती नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? नेपाल के हिमालय क्षेत्र से आकर सीतामढ़ी जिले में। बागमती नदी जो है नेपाल के क्षेत्र से आकर सीतामढ़ी जिले में। कमला नदी बिहार के किस जिले से होकर प्रवेश करती है? मधुबनी जिले, जयनगर से। कमला नदी बिहार के किस जिले से होकर प्रवेश करती है? मधुबनी जिला से प्रवेश करती है। मधुबनी जिला में जयनगर है, वहाँ से कमला नदी प्रवेश करती है। महानंदा नदी बिहार के किस सुदूर पूर्वी भाग से बहती हुई गंगा मिलती है? किशनगंज और पूर्णिया से होते हुए कटिहार के पास मिलती है। किशनगंज और पूर्णिया से होते हुए कटिहार के पास मिलती है। उत्तर बिहार की नदियों की मुख्य प्रकृति कैसी है? ये बारहमासी सदाबाहिनी है क्योंकि इन्हें हिमालय के ग्लेशियर से निरंतर जल प्राप्त होता है उत्तर बिहार को। दक्षिण बिहार की नदियाँ उत्तर बिहार की नदियों से जल उपलब्धता के मामले में किस प्रकार भिन्न है? दक्षिण बिहार की नदियाँ मौसमी गैर बारहमासी है जो मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा जल पर निर्भर है। कोसी नदी को नेपाल में इसके उद्गम के स्थान पर सप्तकोशी की भी कहा जाता है। कोसी नदी को। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से होता है? जमुई जिले से। अजय नदी जमुई जिले से इसका उद्गम है। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से? अपना क्षेत्र जमुई जिला से। कयूल नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश कर गंगा में गिरती है? कियूल नदी जमुई और लखीसराय जिले से होकर गुजरती है। कियूल नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश कर गंगा में निकलती है? जमुई और लखीसराय जिले से होकर गुजरती है। जमुई और लखीसराय जिले से होकर गुजरती है कियूल नदी। गंडक नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? पहलेटा घाट पे। गंडक नदी गंगा में पहलेटा घाट हाजीपुर सोनपुर के पास से मिलती है। हाजीपुर सोनपुर के पास से मिलती है कौन? गंडक नदी। बूढ़ी गंडक किस स्थान पर गंगा नदी में विलीन होती है? खगड़िया के निकट से। बूढ़ी गंडक जो खगड़िया के निकट से गंगा में मिलती है। सकरी नदी बिहार के किन मुख्य जिलों को सिंचित करती है? नवादा, पटना और गया जिले को। सकरी नदी बिहार के किन मुख्य जिलों को संचित करती है? सकरी नदी बिहार के किन मुख्य जिलों को संचित करती है? नवादा, पटना और गया जिले को। बिहार का सर्वाधिक नदी तटीय लंबाई वाला जिला कौन सा है? पटना जिला। गंगा नदी को यहाँ सर्वाधिक लंबाई मिलती है। घाघरा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? छपरा सारण के निकट से घाघरा नदी मिलती है बिहार पटना में। घाघरा जो है वो घाघरा नदी छपरा सारण जो है वहाँ से मतलब मिलती है गंगा में। घाघरा नदी घाघरा छपरा में कहाँ से? सारण के निकट से। उत्तर बिहार के मैदानी भाग में नदियों के मार्ग बदलने से बनी गोखुर झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मनिया मौन, जैसे तेतरिया मन, सरैया मन या मनिया मौन। दक्षिणी बिहार की नदियों का प्रवाह ढाल किस दिशा की ओर निर्देशित है? दक्षिण के पठार से उत्तर की ओर गंगा की तरफ। दक्षिण के पठार से गंगा नदी की ओर। उत्तर बिहार की नदियों का समान प्रवाह ढाल क्या है? उत्तर बिहार की नदियों का समान प्रवाह ढाल उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर। उत्तर बिहार की नदियों का समान प्रवाह ढाल क्या है? उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर। गंगा नदी का बिहार में कुल लंबाई कितना है? लगभग 445 किलोमीटर। गंगा नदी की बिहार में लगभग कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। कौन सी नदी पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है? गंडक नदी। कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम चंपारण और गोपालगंज की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है? गंडक नदी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भौतिक विभाजन, पहाड़ियाँ एवं पर्वतें। प्राकृतिक मानचित्र के अनुसार बिहार को कुल कितने भौतिक विभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 3 मुख्य विभागों में। उत्तर का पर्वतीय शिवालिक, मध्य का विशाल गंगा और दक्षिण का संकीर्ण पठारी। उत्तर का पर्वत, मध्य का गंगा और दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित एकमात्र पर्वतीय श्रेणी का नाम क्या है? रामेश्वर पहाड़ी क्षेत्र शिवालिक रेंज का हिस्सा है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित एकमात्र पर्वतीय श्रेणी का नाम क्या है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी शिवालिक रेंज का हिस्सा है। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी उत्तर की ओर है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और इसकी ऊंचाई कितना है? सोमेश्वर किला। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोमेश्वर का किला 880 मीटर ऊंची चोटी कौन सा और इसकी ऊंचाई कितनी है? 880 मीटर है सोमेश्वर किला। सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण किस भूवैज्ञानिक काल की श्रेणी के अंतर्गत हुआ है? टर्शियरी काल का। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिले के शीर्ष पर अवस्थित है? बिहार के पश्चिम चंपारण।
सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिले के शीर्ष पर स्थित है? पश्चिम चंपारण जिले में। दून घाटी या हरहा नदी घाटी बिहार के किस भौतिक उपभाग का हिस्सा है? दून घाटी या हरहा नदी घाटी बिहार के किस भौतिक उपभाग का हिस्सा है? दून घाटी उत्तर पश्चिम शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का उत्तर पश्चिम शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित पठारी भाग को भौगोलिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? कैमूर का पठार, विंध्य श्रेणी का पूर्वी विस्तार। बिहार के दक्षिणी पूर्व भाग में स्थित पठारी भाग को भौगोलिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? कैमूर का पठार, विंध्य श्रेणी का पूर्वी पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर पठार मुख्य रूप से किन दो जिलों में विस्तृत रूप से है? कैमूर का पठार कैमूर और रोहतास में है। कैमूर के पठार में किस प्रकार की चट्टानों की अत्यधिक प्रधानता है? कैमूर के पठार में बालुका पत्थर और चूना पत्थर का चट्टान है। स्टोन और लाइम स्टोन बालुका पत्थर और चूना पत्थर को लाइम स्टोन बोलते हैं। कैमूर के पठार में किस प्रकार के चट्टान अत्यधिक मात्रा में? बालुका पत्थर और चूना पत्थर। नालंदा जिले में स्थित प्राचीन एवं प्रसिद्ध पहाड़ियों का श्रृंखला का नाम क्या है? राजगीर की पहाड़ी। नालंदा जिले में स्थित प्राचीन एवं प्रसिद्ध पहाड़ी श्रृंखला का नाम राजगीर की पहाड़ी है। राजगीर की पहाड़ी को विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी आदि भी बोलते हैं। गया जिले में स्थित फल्गु के किनारे की पहाड़ी को क्या कहा जाता है? गया जिले में स्थित फल्गु के किनारे की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी, प्रेतशिला और रामशिला पहाड़ी। गया जिले में स्थित फल्गु के किनारे की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी, प्रेतशिला और रामशिला पहाड़ी। मुंगेर जिले में स्थित खड़गपुर की पहाड़ियाँ किस चट्टानी क्रम का हिस्सा है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। मुंगेर जिला में स्थित खड़गपुर की पहाड़ियाँ किस चट्टानी क्रम का हिस्सा है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। बिहार के किस भाग में मुख्य रूप से क्वार्टाजाइट और सिल्ट चट्टानें पाई जाती हैं? बिहार के किस भाग में मुख्य रूप से क्वार्टाजाइट और सिल्ट चट्टानें पाई जाती हैं? क्वार्टाजाइट और सिल्ट चट्टानें बिहार के किस भाग में? दक्षिण पूर्व भाग में मुंगेर, जमुई और बांका। दक्षिण की ओर जमुई है, बांका और मुंगेर। बिहार के किस भाग में मुख्य रूप से क्वार्टाजाइट और सिल्ट चट्टानें पाई जाती है? दक्षिण पूर्व भाग में कौन कौन से जिला आता है? मुंगेर, जमुई और बांका। बिहार का विशाल मैदान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरता है? लगभग 95% से अधिक। बिहार का विशाल मैदान राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल भाग का? बिहार का विशाल मैदान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% भाग से अधिक भाग को घेरता है। उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान प्राकृतिक रूप से किसके द्वारा विभाजित है? गंगा नदी के प्रवाह मार्ग से। उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान प्राकृतिक रूप से किसके द्वारा विभाजित होती है? गंगा नदी के प्रवाह मार्ग से। इस पृष्ठ में बाईं और मुद्रित आंकड़ों के अनुसार बिहार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 173 फीट, 52.73 मीटर बोल सकते हैं इसको। 173 फीट, 52.73 मीटर। दियारा भूमि से भौगोलिक रूप से क्या तात्पर्य है? गंगा और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ क्षेत्र में निर्मित विशेष ऊंचाई द्वीपीय स्थलीकृति को दियारा भूमि कहते हैं। दियारा भूमि से भौगोलिक रूप से क्या तात्पर्य है? दियारा भूमि से भौगोलिक रूप से क्या तात्पर्य है? गंगा और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ क्षेत्र से निर्मित विशेष ऊंची द्वीपीय स्थलीकृति को बोलते हैं। उत्तर बिहार के मैदान में पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से जलमग्न निचले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चौर भूमि। उत्तर बिहार के मैदान में पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से जलमग्न निचले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चौरी भूमि। दक्षिणी बिहार के मैदान में स्थित उन प्राकृतिक निचले क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां वर्षा का जल जमा हो जाता है? टाल या ताल भूमि, जैसे मुकामा टाल। दक्षिण बिहार के मैदान में स्थित उन प्राकृतिक निचले क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राकृतिक निचले क्षेत्र को टाल क्षेत्र कहते हैं। सोमेश्वर पहाड़ी में स्थित प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं जो नेपाल से प्राकृतिक संपर्क मार्ग जोड़ता है? सोमेश्वर दर्रा, बिखना ढोरी दर्रा और मरवात दर्रा। सोमेश्वर दर्रा, बिखना ढोरी दर्रा और मरवात दर्रा। सोमेश्वर पहाड़ी में स्थित प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं जो नेपाल से प्राकृतिक संपर्क जोड़ता है? सोमेश्वर दर्रा, बिखना ढोरी दर्रा और मरवात दर्रा। बिहार का सबसे कम ऊंचाई वाला ढालू मैदान बिंदु किस क्षेत्र के निकट माना जाता है? बिहार का सबसे कम ऊंचाई वाला ढालू मैदान बिंदु किस क्षेत्र के निकट माना जाता है? कटिहार के पास गंगा का मैदानी भाग लगभग 40 मीटर ऊंचा है। बस बिहार का सबसे कम ऊंचाई वाला ढालू मैदान कटिहार के पास गंगा का मैदान जो है लगभग 40 मीटर का ऊंचाई का क्षेत्र है। नवादा जिले में स्थित प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है जो झारखंड सीमा को स्पर्श करता है? नवादा पहाड़ी प्रदेश। नवादा जिले में स्थित प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है जो झारखंड सीमा को स्पर्श करता है? नवादा पहाड़ी क्षेत्र। प्रसिद्ध मंदार हिल पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है जिसका पौराणिक महत्व है? बांका जिले में। प्रसिद्ध मंदार हिल पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है जिसका पौराणिक महत्व है? बांका जिले में।
शिवालिक श्रेणी को बिहार की भौगोलिक सीमा में कितने उपविभाजनों में बांटा गया है? शिवालिक श्रेणी को बिहार की भौगोलिक सीमा में कितने उपविभाजनों में बांटा गया है? 3 उपविभाजनों में। रामनगर, दून, हरहा घाटी और सोमेश्वर घाटी। रामनगर, दून, हरहा घाटी और सोमेश्वर श्रेणी। रामनगर, दून, हरहा घाटी और सोमेश्वर श्रेणी। बराबर की ऐतिहासिक पहाड़ियाँ बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है जहाँ प्राचीन मौर्यकालीन गुफाएं? जहानाबाद, मखदुमपुर के पास जहानाबाद गया जिले में। बराबर की पहाड़ी, बराबर की ऐतिहासिक पहाड़ियाँ बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है जहाँ प्राचीन मौर्यकालीन गुफाएं? जहानाबाद। जहानाबाद में कहाँ पे? मखदुमपुर के पास जहानाबाद या गया सीमा में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति। जलवायु, मृदा एवं वनस्पति। जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश उत्तरी भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है? CWG जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत, जबकि दक्षिणी भाग AW में आता है। CWG और AW क्या है भाई? वेज जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत, जबकि दक्षिणी भाग जो AW में आता है। आगे जाके पता चलेगा। उत्तरी जो है CWG और दक्षिणी AW में आता है। मानचित्र में बाईं और मुद्रित, लेफ्ट साइड मुद्रित लाल बॉक्स के अनुसार बिहार का सबसे पूर्वी एवं सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? किशनगंज जिला। बिहार में मुख्य रूप से मानसून की किस खाड़ी शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से। बिहार के उत्तरी तराई भाग नेपाल सीमा के समानांतर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दलदली या तराई मिट्टी। उत्तर बिहार के मैदानी भागों में बाढ़ द्वारा लाई जाने वाली किस नवीन मिट्टी का विस्तार है? खादर, नवीन जलोढ़ मिट्टी का। दक्षिण बिहार में मैदान में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी को स्थानांतरित रूप से क्या कहते हैं? करेल केवाल मिट्टी या बांगर। करेल कवार मिट्टी या बांगर दक्षिण में। कैमूर और रोहतास के पठारी भागों में किस प्रकार की मुख्य मिट्टी होती है? लाल बलुई मिट्टी। कैमूर और रोहतास के पठारी भागों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी होती है? लाल बलुई मिट्टी। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं? पश्चिम चंपारण में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं? पश्चिम चंपारण में। बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि टाइगर, क्योंकि सबसे बड़ा जंगल पश्चिम चंपारण में है तो वाल्मीकि नगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में होगा। बिहार के दक्षिणी पूर्वी जिले जैसे कि जमुई, बांका में किस प्रकार के प्राकृतिक वन पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। बिहार के दक्षिण पूर्व जिले में जैसे जमुई, बांका में किस प्रकार के प्राकृतिक वन पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन। बलथर मिट्टी बिहार के किस भौतिक संक्रमण क्षेत्र की विशेषता है? बलथर मिट्टी कैमूर पठार से लेकर छोटानागपुर पहाड़ी के बीच की संकीर्ण पट्टी है। बलथर मिट्टी बिहार के किस भौतिक संक्रमण क्षेत्र का विशेषता है? कैमूर पठार से लेकर छोटानागपुर पहाड़ियों के बीच की संकीर्ण पट्टी में। बिहार में लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं किस ऋतु की विशेषता है? ग्रीष्म ऋतु का। बिहार में लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं किस ऋतु की विशेषता है? ग्रीष्म ऋतु का, मुख्यतः मई और जून में। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा समानता कितनी दर्ज की जाती है? लगभग 112 से 120 सेंटीमीटर। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा समानता कितनी दर्ज की जाती है? लगभग 112 से 120 सेंटीमीटर। कांवर झील रामसर साइट जिसे बोलते हैं, कांवर झील रामसर साइट बिहार के किस जिले में स्थित है जो एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है? बेगूसराय जिले में। कांवर झील बिहार के किस कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है जो एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील बिहार में है, वो भी कहाँ पे? बेगूसराय में। सोमेश्वर पहाड़ी के वनों में किस मुख्य इमारती लकड़ी के वृक्ष की प्रधानता पाई जाती है? साल के वृक्षों की। सोमेश्वर पहाड़ी के वनों में किस मुख्य इमारती लकड़ी के वृक्ष की प्रधानता है? साल के वृक्षों की। नेक्स्ट क्वेश्चन मानचित्र पर आधारित, जो हमारा इंडिया का मैप है उसमें बिहार में क्या क्या उसको देखते हैं। झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के सुदूर दक्षिण पश्चिम रोहतास सीमांत जिला कौन सा है? झारखंड। दक्षिण में झारखंड है, ठीक है, के साथ सीमा साझा करने वाला बिहार के सुदूर दक्षिणी पश्चिमी सीमांत जिले को नाम क्या है? रोहतास जिला। बिहार के कुल कितने जिले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सात नेपाली आए थे बिहार, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। 7 नेपाल जिला पहले, और वो नेपाल के पहले कौन सा जिला था? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिम चंपारण, कटिहार, पश्चिम चंपारण, अररिया, सुपौल, मधुबनी, किशनगंज। पश्चिम चंपारण, कटिहार नहीं है, ठीक है। 7 जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दोनों चंपारण एक साथ आ रहा है नेपाल साइड में। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सारे नेपाल के साइड 7 जिला, ठीक है। उत्तर यूपी और झारखंड दोनों राज्यों की सीमाओं को संयुक्त रूप से छूने वाला बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड। ये दोनों के कोनों को छूने वाला कौन है? रोहतास। ये तो पहले बता दिए थे, रोहतास झारखंड की सीमा से दक्षिण पश्चिम बोलो या फिर यूपी और झारखंड के कोना पर बोलो तो रोहतास ही होगा। रोहतास जिला जिसका दक्षिण पश्चिम कोने को राज्य को सटाता है, सही बात। उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ संयुक्त सीमा साझा करने वाला पश्चिम चंपारण जिला। उत्तर प्रदेश पूर्व में पश्चिम चंपारण है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश
और नेपाल दोनों के साथ संयुक्त सीमा साझा करने वाला चंपारण जिला। उत्तर प्रदेश पश्चिम में है और नेपाल उत्तर में है। पश्चिम और उत्तर में पश्चिम चंपारण जिला। डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में, पर कोई बात नहीं, याद रखते हैं। उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ संयुक्त सीमा साझा करने वाला बिहार का जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण जिला। पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों की सीमा को एक स्पर्श काटने वाला किशनगंज जिला। पूर्व उत्तर का जिला कौन सा? किशनगंज। पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्यों की सीमा को छूने वाला बिहार का सुदूर पूर्वी जिला कौन सा है? कटिहार जिला। इधर किशनगंज है, इधर कटिहार, इधर रोहतास है। किशनगंज कटिहार जिला। कटिहार का दक्षिण भाग झारखंड तथा पूर्वी भाग बंगाल से है। तू गया बेटा। बिहार के मैप के आधार पर बिहार की भौगोलिक सीमा और जिले। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में देखते हैं। पहले नेपाल। बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? 7। बिहार का कौन सा सबसे पश्चिमी जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम चंपारण। पश्चिमी जिला पश्चिम चंपारण। बिहार का कौन सा सबसे पूर्वी जिला नेपाल के साथ? किशनगंज। नेपाल का सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिलों का पश्चिम से पूर्व। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का पूर्व से पश्चिम की ओर से किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण। क्या शिवहर जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है? नहीं। सीतामढ़ी और सुपौल के बीच में कौन सा जिला आता है जो नेपाल से सीमा बनाता है? मधुबनी। अररिया जिले के ठीक पूर्व में कौन सा जिला है जो नेपाल से सटा है? किशनगंज। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा। बिहार के कितने जिले यूपी के साथ जुड़ा है? 8। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सबसे दक्षिणी सही क्रम कौन है? दक्षिणी सही क्रम। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी सही क्रम पश्चिम चंपारण से स्टार्ट होगा, फिर पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। बिहार का कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम चंपारण। यूपी के सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार का सबसे दक्षिणी जिला रोहतास। क्या पटना जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? नहीं। सारण और भोजपुर जिले किस राज्य की सीमा पर स्थित है? यूपी के। बक्सर जिला बिहार के किस भौगोलिक दिशा में स्थित है और किससे सीमा बनाता है? पश्चिम दिशा में यूपी से सीमा बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक, पश्चिम बंगाल की सीमा। पूरा में पश्चिम बंगाल है और उसकी सीमा को देखते हैं। बिहार के कितने जिले पश्चिम बंगाल के साथ मिलता है? 3 जिला। पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सबसे उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से मिलता है? किशनगंज। पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कटिहार। क्या भागलपुर जिला पश्चिम चंपारण पश्चिम बंगाल से लगती है? नहीं। पश्चिम बंगाल से 3 किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार है। सब टॉपिक, झारखंड की सीमा। बिहार के कितने जिले झारखंड के साथ सीमावर्ती रखता है? 8। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सबसे पश्चिम से पूर्व की ओर रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों की सीमा को साझा करता है? रोहतास। बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा को साझा करता है? कटिहार। क्या जहानाबाद व अरवल जिले झारखंड की सीमा को स्पर्श करता नहीं? गया जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? झारखंड के साथ। नेक्स्ट टॉपिक, आंतरिक जिलों और विशेषताएं। बिहार के कुल कितने ऐसे जिले हैं जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं और ना ही किसी राज्य को? 13 ऐसे जिले हैं जो ना किसी को छूते हैं ना टच करते हैं। बिहार के 38 जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा है। पश्चिम चंपारण जिला सबसे बड़ा है। बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार के सबसे दक्षिणी भाग में कौन से 2 जिले मुख्य रूप से स्थित है? दक्षिण में गया और जमुई दक्षिण में है। बिहार के सबसे उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? पश्चिम चंपारण। बिहार के सबसे उत्तर में स्थित कौन सा जिला है? पश्चिम चंपारण। बिहार के सबसे उत्तर में स्थित कौन सा जिला है? पश्चिम चंपारण। बिहार के सबसे उत्तर में स्थित कौन सा जिला है? पश्चिम चंपारण। बिहार के पश्चिम में कैमूर। बिहार के पश्चिम में कैमूर जिले से प्रारंभ होकर पूर्व में किशनगंज, बिहार के सबसे उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? बिहार के सबसे उत्तर में पश्चिम चंपारण है, ठीक। और यहाँ बोले बिहार के पश्चिम में कैमूर जिले से प्रारंभ होकर पूर्व में किशनगंज तक। कैमूर जिले से पूर्व में किशनगंज का विस्तृत वर्णन। बिहार राज्य का विस्तार उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम रेखांकन संरेखन। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो बिहार का सबसे बड़ा जिला है पटना। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पश्चिम चंपारण।
पटना जिला बिहार के कुल कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? पटना जो जिला है बिहार के कुल 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। संपूर्ण बिहार राज्य ग्लोब पर किस रेखा के उत्तर में स्थित है? संपूर्ण बिहार ग्लोब पर किस रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में। बिहार जो है कर्क रेखा ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के उत्तर में है। नेक्स्ट टॉपिक बिहार के भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, समान परिचय इंट्रोडक्शन। बिहार की भूगर्भिक संरचना में किस काल से लेकर किस काल तक की चट्टानें पाई जाती हैं? प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर चतुर्थ कल्प तक, क्वार्टेनरी पीरियड तक का मिलता है। बिहार का दक्षिणी पठारी भाग किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा? छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। छोटा नागपुर पठार का हिस्सा मूलतः किस भूगर्भिक काल का है? प्री कैम्ब्रियन काल का है। संरचनात्मक दृष्टि से बिहार का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? दक्षिणी पठार भाग है। भूभागीय दृष्टि से बिहार का सबसे नवीन एवं नवीनतम संरचना वाला क्षेत्र कौन सा है? गंगा का मैदान नवीनतम है, बिहार का मैदानी भाग। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार की चट्टानों को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार की चट्टानों को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार की चट्टानों को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में। बिहार की चट्टानों के 4 मुख्य वर्ग कौन से हैं? बिहार की चट्टानों के 4 मुख्य वर्ग कौन से हैं? बिहार की चट्टानों का 4 मुख्य वर्ग कौन सा है? धारवाड़ चट्टान, विंध्य चट्टान, टर्शियरी चट्टान और क्वार्टेनरी चट्टान। बिहार की चट्टानों के 4 मुख्य वर्ग कौन से हैं? बिहार के चट्टान के 4 मुख्य वर्ग कौन से हैं? बिहार के चट्टानों के 4 मुख्य वर्ग हैं धारवाड़ चट्टान, विंध्य चट्टान, टर्शियरी चट्टान और क्वार्टेनरी चट्टान। धारवाड़ चट्टान निर्माण कला एवं विशेषताएं। धारवाड़ चट्टान के बारे में बताते हैं। धारवाड़ रॉक। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किस भूगर्भिक युग में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में। धारवाड़ चट्टानें बिहार के किस भौगोलिक भाग में पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में, इकोनॉमा में पाया जाता है, कटिहार की साइड। क्या धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? नहीं, ये चट्टानें जीवाश्म रहित है। धारवाड़ चट्टान जीवाश्म रहित है। आर्थिक महत्व की दृष्टि से बिहार में किस क्रम की चट्टानें काफी अधिक पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ चट्टानें किस प्रकार की मूल चट्टानों का रूपांतरण से बनी है? आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से धारवाड़ चट्टानें बनी हुई है। सब टॉपिक क्षेत्रीय विस्तार और उसका खनिज। बिहार के किन प्रमुख जिलों में धारवाड़ चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? मुंगेर, जमुई और नवादा में। धारवाड़ चट्टानें बिहार में। खड़गपुर पहाड़ियाँ मुंगेर में खड़गपुर पहाड़ियाँ। ठीक, खड़गपुर पहाड़ियाँ किस चट्टानी क्रम का हिस्सा है? धारवाड़ चट्टान का। खड़गपुर पहाड़ी भी धारवाड़ चट्टान है और खड़गपुर कहाँ है? मुंगेर में। क्या बोला गया है कि बिहार के किन प्रमुख जिलों में धारवाड़ चट्टानों का प्रमुख विस्तार है? तो जमुई जिला, मुंगेर और नवादा में। तो खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है मुंगेर की किस चट्टानी का हिस्सा है? धारवाड़ चट्टान का। बिहार के प्रसिद्ध गिद्धौर पहाड़ी किस जिले और किस चट्टानी से संबंधित है? जमुई जिले से में धारवाड़ चट्टान, गिद्धौर जमुई में है और ये धारवाड़ चट्टान पाया जाता है। बोधगया और राजगीर की पहाड़ियाँ किन चट्टानों की संरचना के अंतर्गत आता है? धारवाड़ चट्टान। कौन कौन सा जिला था? मुंगेर, जमुई और नवादा। तो नवादा के साइड में लगता है कि आ रहा है ये, मतलब कि बोधगया राजगीर पहाड़ी किस चट्टानों के अंतर्गत आता है? धारवाड़ चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से कौन सी खनिज पाए जाते हैं? धारवाड़ वाली चट्टानों में सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, 4 प्रकार के खनिज। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं? सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज पाए जाते हैं। बिहार में सिस्ट और क्वार्टाइजाइट की प्रधानता वाले क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? दक्षिणी पूर्वी पर्वतीय या पठारी क्षेत्र में, धारवाड़ क्षेत्र। बिहार में सिस्ट और क्वार्टाइजाइट की प्रधानता वाले क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? बिहार में सिस्ट और क्वार्टाइजाइट सिस्ट और क्वार्टाइजाइट की प्रधानता वाले क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? बिहार में सिस्ट और क्वार्टाइजाइट जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाया जाता है, धारवाड़ क्षेत्रों में। सिस्ट, क्वार्टाइजाइट, नीस, ग्रेनाइट सारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंध्य चट्टान। पहले धारवाड़ चट्टान देखे तब विंध्य चट्टान को देखते हैं, इसका निर्माण और विस्तार। बिहार में विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण किस युग में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। विंध्य चट्टानों बिहार के किस भौगोलिक भाग में पाए जाते हैं? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। विंध्य धारवाड़ चट्टान जो था वो दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता था और दक्षिणी पश्चिमी भाग में विंध्य चट्टान पाई जा रही है। बिहार में सोन नदी के उत्तर में मुख्य रूप से किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है? विंध्यन। सोन नदी के उत्तर में, बिहार में सोन नदी के उत्तर में मुख्य रूप से किस तरह की चट्टानें पाई जाती है? विंध्यन प्रकार की चट्टानें। बिहार के किन 2 प्रमुख जिलों में विंध्यन चट्टानें का विस्तार है? कैमूर और रोहतास। बिहार के किन 2 जिलों में विंध्यन चट्टानों का विस्तार है? कैमूर और रोहतास में। कैमूर का पठार भूगर्भिक रूप से किसका हिस्सा है? विंध्यन पर्वत श्रृंखला का। कैमूर का पठार भूगर्भिक रूप से किसका हिस्सा है? विंध्यन पर्वत श्रृंखला का। नेक्स्ट टॉपिक है विशेषताएं, इसकी और उपयोगिता। क्या विंध्यन क्रम की चट्टानें भी जीवाश्म पाए जाते हैं? सामान्यतः ये चट्टानें जीवाश्म रहित होती है। विंध्यन चट्टानों का प्रयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? भवन निर्माण सामग्री के रूप में। विंध्यन चट्टानों का प्रयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? भवन निर्माण सामग्री के लिए। ऐतिहासिक स्मारकों जैसे कि सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, सासाराम का मकबरा में प्रयुक्त पत्थर किस चट्टान में है? विंध्यन क्रम की चट्टानों में। बिहार में चूना पत्थर और डोलोमाइट का मुख्य स्रोत कौन सा? विंध्यन। बिहार में चूना पत्थर और डोलोमाइट का मुख्य स्रोत कौन सा? विंध्यन चट्टान।
रोहतास में सीमेंट उद्योग के विकास का मुख्य भूगर्भिक कारण क्या है? वहाँ विंध्यन क्रम की चूना पत्थर वाली चट्टान। रोहतास में सीमेंट ज़्यादा मिलता है, इसका कारण क्या है? वहाँ पे विंध्यन क्रम की चूना पत्थर चट्टानों की प्रचुरता है। पाइराइट खनिज जिसमें बिहार का एकाधिकार है, किस क्रम की चट्टानें हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानें, जो कि रोहतास क्षेत्र में मिलता है। पाइराइट खनिज जिसमें बिहार का एकाधिकार है, किस क्रम की चट्टान है? विंध्यन क्रम की चट्टान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्सरी चट्टान। टॉपिक नंबर टर्सरी चट्टान और इसका निर्माण और हिमालय का संबंध दिखता है। टर्सरी क्रम की चट्टानों का निर्माण किस भूगर्भिक काल या हलचल के दौरान हुआ था? हिमालय के निर्माण अल्पाइन हलचल के कारण। टर्सरी चट्टान का निर्माण हिमालय का निर्माण अल्पाइन हलचल के कारण हुआ था। टर्सरी चट्टान बिहार के किस विशिष्ट भौगोलिक कोण में पाई जाती है? टर्सरी चट्टानें जो है बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इस भाग में ये भाग में पाया जाता है, ये भाग में इधर पाया जाता है। टर्सरी चट्टानें बिहार के किस विशिष्ट भौगोलिक कोण में पाए जाते हैं? उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ टर्सरी चट्टानें पाई जाती है? पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में बिहार का एकमात्र जिला कौन सा जहाँ टर्सरी चट्टानें पाई जाती है? पश्चिम चंपारण में। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस चट्टानों का क्रम है? टर्सरी चट्टान का। सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिम चंपारण साइड है, तो इसलिए टर्सरी चट्टान है। शिवालिक रेंज, शिवालिक का पर्वतीय भाग बिहार के किस चट्टान का प्रणाली से निर्मित है? टर्सरी चट्टान से। नेक्स्ट टॉपिक इसकी विशेषताएं और ऊंचाई टर्सरी चट्टान की। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? 80 मीटर से लेकर 850 मीटर। 80 मीटर से लेकर 850 मीटर, मतलब छोटा बड़ा तो होता है ना, तो 80 मीटर से लेकर 850 मीटर तक शिवालिक पहाड़ी की ऊंचाई है। टर्सरी चट्टान किस प्रकार के निक्षेपों से बनी है? टर्सरी सागर के मलबे और हिमालय नदियों के अवसादों से। टेथित सागर के टर्सरी सागर में भाई टेथित सागर होता है। टर्सरी चट्टान और टेथित सागर दोनों सेम से मिल रहा है, तो ऐसा याद रख सकते हैं। टर्सरी चट्टानें किस प्रकार के निक्षेपों से बनी है? तो टेथित सागर के मलबे और हिमालयी नदियों के अवसादों से। क्या टर्सरी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? हाँ पाए जाते हैं ना। हाँ, इसमें वनस्पति और जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। बिहार में किस चट्टानी क्षेत्र में पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस का भंडार होने का संभावना व्यक्त की गई है? टर्सरी चट्टान, क्योंकि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं भाई। पश्चिम चंपारण इसका एकमात्र उदाहरण है। शिवालिक के पर्वतीय भाग को भूगर्भिक भाषा में और किस नाम से जाना जाता है? बाहरी हिमालय या उप हिमालय। शिवालिक के पर्वतीय भाग को भूगर्भिक भाषा में और किस नाम से जाना जाता है? बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से। क्वार्टिनरी चट्टान निर्माण और इसका गंगा का मैदान। क्वार्टिनरी क्रम की चट्टानों या निक्षेप बिहार के किस भाग में पाए जाते हैं? बिहार के मैदानी भाग में। और बिहार के मैदानी भाग गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदानी भाग है बिहार का मैदानी भाग। और क्वार्टिनरी निक्षेपों का निर्माण किस भूगर्भिक काल में शुरू और कब तक चला था? प्लीस्टोसिन काल से लेकर वर्तमान होलोसिन काल तक। प्लीस्टोसिन काल से लेकर वर्तमान होलोसिन काल तक। क्वार्टिनरी निक्षेपों का निर्माण किस भूगर्भिक काल में शुरू हुआ और कब तक चल रहा है? प्लीस्टोसिन काल से लेकर वर्तमान होलोसिन काल तक। गंगा का विशाल मैदान मूल रूप से किस प्राचीन सागर या गर्त का हिस्सा है जो बाद में भर गया है? टेथित सागर के अवशेष और फोरडिप गर्त का। गंगा का विशाल मैदान मूल रूप से किस प्राचीन सागर या गर्त का हिस्सा था जो बाद में भर गया? टेथित सागर के अवशेष और फोरडिप। गंगा के मैदान में मिट्टी या चट्टानों की परतें किस क्रिया द्वारा निर्मित हुई है? गंगा के मैदान में मिट्टी या चट्टानों की परतें किस क्रिया द्वारा निर्मित हुई है? नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ के लगातार निक्षेप से। गंगा के मैदान में मिट्टी या चट्टानों की परतें किस क्रिया के द्वारा निर्मित हुई है? नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ के लगातार निक्षेप से। नेक्स्ट टॉपिक जलोढ़ और संरचनात्मक विशेषताएं। क्वार्टिनरी चट्टान संरचना की मुख्य विशेषता क्या? क्वार्टिनरी चट्टान संरचना की मुख्य भौतिक विशेषता क्या है? यह अत्यंत मड ढाल वाला समस्त और परतदार जलोढ़ मैदान है। बिहार का कौन सा भूगर्भिक क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उपजाऊ? क्वार्टिनरी मैदानी क्षेत्र। क्वार्टिनरी काल की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। ओ माय गॉड, क्वार्टिनरी क्षेत्र के जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसे बांगर कहा जाता है, तो इसका मतलब बांगर बहुत उपजाऊ होगा। यस। क्वार्टिनरी काल की नवीन जलोढ़ मिट्टी प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा लाई जाने वाली को क्या कहते हैं? खादर। जो नई है मिट्टी उसे खादर कहते हैं, जो पुरानी मिट्टी उसे बांगर कहते हैं। बिहार के मैदानी भागों में जलोढ़ की गहराई अधिकतम कितनी आंकी गई? कुछ स्थानों पर 1000 मीटर और कुछ स्थानों पर 250 मीटर तक। बिहार के मैदानी भागों में जलोढ़ की गहराई अधिकतम कितनी आंकी गई? कुछ स्थानों पर 1000 मीटर तक, कुछ स्थानों पर 2500 मीटर तक। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ बीपीएससी लेवल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार की चट्टानों को प्राचीन से नवीन के सही कालानुक्रम का विस्तृत करें। सबसे पहले हमने धारवाड़ देखा था, फिर विंध्य देखा, फिर टर्सरी देखा था, फिर क्वार्टिनरी। अभी हम टर्सरी चट्टान देखते हैं, फिर क्वार्टिनरी देखेंगे ना। नहीं, क्वार्टिनरी चट्टान पढ़ रहे थे, सबसे नया क्वार्टिनरी है। पहले धारवाड़, फिर विंध्यन, फिर टर्सरी, फिर क्वार्टिनरी चट्टान। बिहार की सबसे चट्टानों के नवीन से प्राचीन क्रम नवीन क्वार्टिनरी, टर्सरी, विंध्यन, धारवाड़। दक्षिण पूर्व बिहार और दक्षिण पश्चिम बिहार की भूगर्भिक संरचना में मुख्य अंतर क्या है? दक्षिण पूर्व में धारवाड़ धात्विक शिष्ट चट्टानें बनते हैं, जबकि दक्षिण पश्चिम में विंध्यन धात्विक चूना चट्टानें बनते हैं। बिहार का वह कौन सा भाग पूरी तरह से मैदानों और वहाँ कठोर चट्टानें धरातल पर नहीं दिखती है? मध्य बिहार में, उत्तर और दक्षिण गंगा का मैदान में।
भू आकृतिक दृष्टि से बिहार को मुख्य रूप से किन 3 भागों में बांटा जाता है, जिसका आधार यहाँ की भूगर्भिक संरचना है। शिवालिक का पर्वत क्षेत्र विशाल बिहार का विशाल मैदान और दक्षिण पठारी सीमांत। बिहार के किस भाग में धात्विक खनिज जैसे सोना मैग्नीज के मिलने की संभावना है। धारवाड़ चट्टानों के साथ जमुई और मुंगेर क्षेत्र में। बिहार के किस भाग में धात्विक खनिजों जैसे सोना मैग्नीज के मिलने की संभावना धारवाड़ चट्टानों के कारण है। जमुई और मुंगेर क्षेत्र में। रोहतास पठार और कैमूर पठार के बीच से कौन सी नदी बहती है जो विंध्य क्षेत्र को विभाजित करती है। सोन नदी। पश्चिम चंपारण की भूगर्भिक संरचना शेष बिहार के मैदानी भाग से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ बलित मतलब फोल्डेड पर्वतीय टर्शियरी नॉट अ क्वार्टिनरी टर्शियरी चट्टानें पाई जाती है, जबकि मैदानी क्षेत्र में जलोढ़। बिहार में सबसे कम क्षेत्रफल पर किस क्रम की चट्टाने का विस्तार है। टर्शियरी क्रम की चट्टानों का केवल पश्चिम चंपारण की ओर है। बिहार के किस भूगर्भिक भाग में सैंडस्टोन मतलब बालू पत्थर और सेल की परतें पाई जाती है। विंध्य क्रम की चट्टानों में। बिहार के किस जिले की सीमा झारखंड से तो लगती है लेकिन धारवाड़ चट्टान क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है, आंशिक जलोढ़ में आता है। भागलपुर कटिहार का मैदान। बिहार का कौन सा जिला है जो झारखंड से तो लगती है, भागलपुर कटिहार का मैदान हिस्सा, लेकिन वह धारवाड़ चट्टान के अंतर्गत नहीं बल्कि आंशिक जलोढ़ में आता है। भागलपुर कटिहार का मैदान। खड़गपुर की पहाड़ियों में मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियों में मुख्य रूप से किस प्रकार के रूपांतरित पत्थर मिलते हैं जिसका उपयोग स्लेट बनाने में होती है। क्वार्टाजाइट सबसे लास्ट में नवीनतम जो है क्वार्टाजाइट और स्लेट पत्थर। नाम ही बता दिया क्वार्टाजाइट और स्लेट पत्थर स्लेट बनाने में। बिहार की भूगर्भिक संरचना के अनुसार यहाँ भूकंप के प्रति सबसे संवेदनशील कौन सा क्षेत्र माना गया। क्षेत्र कौन सा माना जाता है। उत्तर बिहार का मैदानी और टर्शियरी क्षेत्र जैसे कि फॉल्ट लाइन के करीब होने के कारण। क्या बिहार के मैदानी भाग क्वार्टिनरी में कठोर अग्नेय चट्टानें अस्तर पाई जाती है। नहीं, यहाँ केवल अपसादी चट्टानें जलोढ़ नीचे पाया जाता है। जो क्वार्टिनरी चट्टान है यहाँ केवल अपसादी जलोढ़ नीचे पाया जाता है। बिहार के दक्षिण मध्य भाग जैसे कि गया जहानाबाद में जो छोटी पहाड़ियाँ जैसे कि बराबर की पहाड़ियाँ दिखती है वे किस प्राचीन संरचना के अवशिष्ट भाग है। वो प्री कैम्ब्रियन काल की ग्रेनाइट धारवाड़ चट्टान के भाग हैं। नेपाल और बिहार के बीच की सीमा मुख्य रूप से किस प्रकार के भूभाग द्वारा निर्धारित होती है। शिवालिक की तराई और मैदानी कल्प क्वार्टिनरी और टर्शियरी का मिलन क्षेत्र है। नेपाल और बिहार के बीच की सीमा मुख्य रूप से किस प्रकार के भूभाग द्वारा निर्धारित होती है। शिवालिक की तराई और मैदानी कल्प क्वार्टिनरी और टर्शियरी का मिलन। संपूर्ण बिहार का ढाल मुख्य रूप से किस दिशा की ओर है जो इनकी नदी प्रणाली और क्वार्टिनरी निक्षेपों से स्पष्ट होता है। संपूर्ण बिहार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि पूर्व में बंगाल की खाड़ी से उधर पानी गिरता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर और उत्तर या दक्षिण से गंगा नदी की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर और उत्तर या दक्षिण से गंगा नदी की ओर। नेक्स्ट टॉपिक विंध्य क्रम की चट्टानें। बिहार में विंध्य क्रम की चट्टानों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में, निचला विंध्य क्रम और ऊपरी विंध्य क्रम। निचले विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार के किन नदी क्षेत्र के उत्तर में पाया जाता है। सोन नदी क्षेत्र के उत्तर में। निचले विंध्य क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में स्थित है। रोहतास जिले में। रोहतास क्षेत्र में किस उद्योग का विकास कच्चे माल की उपलब्धता के कारण हुआ। सीमेंट उद्योग का। सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक मुख्य कच्चा माल विंध्य चट्टानें से क्या प्राप्त होती है। चूना पत्थर। ऊपरी विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार के किन 2 मुख्य जिलों में है। रोहतास और कैमूर में। ऊपरी विंध्य क्रम की चट्टानें किस विशेष खनिज के उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। पायराइट। ऊपरी विंध्य क्रम की चट्टानें किस विशेष खनिज के उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। पायराइट के उत्पादन के लिए। बिहार के कौन सा विशिष्ट स्थान पायराइट उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। आमछोर। कहाँ है। रोहतास जिला में। आमछोर रोहतास जिला में। पायराइट जो है ऊपरी विंध्य क्रम की चट्टानों की विशेषता है। आमछोर से प्राप्त होने वाला पायराइट में गंधक सल्फर जिसे बोलता है की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है। लगभग 40%। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद बनाने में प्रयुक्त बरुआ पत्थर किस चट्टानी क्रम से संबंधित है। विंध्य क्रम की चट्टानों से। सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा किस प्रकार के चट्टानों या पत्थरों से निर्मित है। विंध्य क्रम के लाल बरुआ पत्थर से। कैमूर का पठार भूगर्भिक की दृष्टि से किस बृहद पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है। विंध्य पर्वत श्रृंखला का। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में पाए जाने वाली चट्टानों का कालखंड कैसा है। विंध्य क्रम का। क्या विंध्य क्रम की चट्टानों की जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नहीं, ये मुख्य रूप से जीवाश्म विहीन या बहुत कम जीवाश्म वाले चट्टान होते हैं। विंध्य चट्टानों की प्रकृति किस प्रकार की होती है। विंध्य क्रम की जो चट्टानें वो अपसादी प्रकार की चट्टानें होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टर्शियरी तृतीय क्रम की चट्टानें। बिहार में टर्शियरी क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से किस भौगोलिक दिशा में पाई जाती है।
उत्तर पश्चिम भाग में। टर्सरी चट्टानों का निर्माण माननीय हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में दक्षिण में हुआ है? शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में। टर्सरी चट्टानों का निर्माण माननीय हिमालय की किस पर्वत श्रेणी के दक्षिण में हुआ? शिवालिक पर्वत के दक्षिण श्रेणी में। बिहार के किस प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र में टर्सरी चट्टानों का पूर्ण विस्तार देखा गया है? सोमेश्वर के पहाड़ी क्षेत्र में। सोमेश्वर पहाड़ी की शिवालिक श्रेणी के मध्य कौन सी प्रसिद्ध घाटी है? दून की घाटी, जिसे नून की घाटी बोलते हैं। दून की घाटी या नून की घाटी। सोमेश्वर पहाड़ी और शिवालिक श्रेणी के मध्य कौन सी प्रसिद्ध घाटी स्थित है? दून की घाटी। बिहार की टर्शियरी तृतीय क्रम की चट्टानों के मुख्य रूप से किस प्रकार के अपसादों की प्रधानता होती है? कांग्लोमरेट, बालू कास्म तथा सेल के निक्षेप की। कांग्लोमरेट बालू कास्म तथा सेल के निक्षेपों के। बिहार की टर्शियरी चट्टानों में किस प्रकार की ऊर्जा संसाधन के खनिज भंडारण होने की संभावना है? खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का। टर्शियरी चट्टानों में खनिज तेल के भंडार किस प्राचीन सागर के अपसादों के निक्षेप के कारण माने जाते हैं? टेथिस सागर के निक्षेपों के कारण। भूगर्भिक इतिहास के अनुसार टर्शियरी चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ था? टर्शियरी काल में। टर्शियरी काल को मियोसीन प्लायोसीन युग भी कहते हैं। मियोसीन प्लायोसीन भी कहते हैं। क्या टर्शियरी चट्टानें नवीन बलित पर्वत तंत्र का हिस्सा है? हाँ, ये हिमालय पर्वत के तंत्र का हिस्सा है। बिहार का कौन सा एकमात्र जिला मुख्य रूप से टर्शियरी चट्टानों का पर्वतीय विस्तार को समेटे हुए है? पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट, क्वार्टिनरी चतुर्थक क्रम की चट्टानें। बिहार के सबसे विशाल भूभाग मैदानी भाग में किस क्रम की चट्टानें निक्षेप पाया जाता है? क्वार्टिनरी क्रम की चट्टानें। क्वार्टिनरी चट्टानों का निर्माण भूगर्भिक समय सारणी के किन दो कालों में हुआ? प्लीस्टोसीन या होलोसीन काल में। क्वार्टिनरी चट्टान का निर्माण भूगर्भिक समय सारणी के किन दो कालों में हुआ है? प्लीस्टोसीन तथा होलोसीन काल में। क्वार्टिनरी चट्टान का निर्माण मुख्य रूप से किन नदियों द्वारा लाया गया अपसादों से हुआ है? गंगा और उसकी सहायक नदियों से। क्वार्टिनरी चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से किन नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों से हुआ है? गंगा और उसकी सहायक नदियों से। गंगा के विशाल मैदान के निर्माण से पूर्व वहाँ कौन सा जल निकाय या सागर स्थित था? टेथिस सागर का अवशेष भाग। गंगा के विशाल मैदान के निर्माण से पूर्व वहाँ कौन सा जल निकाय या सागर स्थित था? टेथिस सागर का अवशेष भाग। क्वार्टिनरी चट्टानी संरचना किन किन तत्वों के मिश्रण से बनी है? जलोढ़, बालू, बजरी, मिट्टी, पत्थर और कांग्लोमरेट। क्वार्टिनरी चट्टानी संरचना किन किन तत्वों के मिश्रण से बनी है? जलोढ़, बालू, बजरी, मिट्टी, पत्थर तथा कांग्लोमरेट। क्या क्वार्टिनरी चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया वर्तमान समय में भारी है? हाँ, नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए जाने वाले बाढ़ की अपसादों से या क्वार्टिनरी चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से किन नदियों द्वारा लाए गए अपसादों से हुआ है? गंगा और उनकी सहायक नदियों से। गंगा के विशाल मैदान के निर्माण से पूर्व वहाँ कौन सा जल निकाय या सागर स्थित था? टेथिस सागर का अवशेष भाग। क्वार्टिनरी चट्टानी संरचना किन किन तत्वों के मिश्रण से बनी होती है? जलोढ़, बालू, बजरी, मिट्टी, पत्थर और कांग्लोमरेट। क्या क्वार्टिनरी चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया वर्तमान समय में भी जारी है? हाँ, नदियाँ द्वारा प्रतिवर्ष लाए जाने वाले बाढ़ के अवसादों से यह प्रक्रिया जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का मैदान भूगर्भिक रूप से किस प्रकार की संरचना का उदाहरण है? बिहार का मैदान भूगर्भिक रूप से किस प्रकार की संरचना का उदाहरण है? एक गहरे द्रोणी में जलोढ़ निक्षेप का। गहरे द्रोणी में जलोढ़ निक्षेप का। बिहार का मैदान भूगर्भिक रूप से किस प्रकार की संरचना का उदाहरण है? एक गहरे द्रोणी में जलोढ़ निक्षेप का। बिहार के मैदानी भागों की मिट्टी कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ क्यों है? बिहार के मैदानी भागों की मिट्टी कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ क्यों? क्योंकि निरंतर नवीन जलोढ़ क्वार्टिनरी निक्षेप के जमाव के कारण। भूगर्भिक दृष्टि से बिहार का सबसे नवीन भाग कौन सा है? क्वार्टिनरी संरचना वाला गंगा का मैदानी भाग। भूगर्भिक दृष्टि से बिहार का सबसे नवीन भाग कौन सा है? क्वार्टिनरी संरचना वाला गंगा का मैदानी भाग। बिहार के मानचित्र पर उत्तर का विशाल मैदान और दक्षिण का मैदान किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? चतुर्थक चट्टानी संरचना के अंतर्गत। बिहार का मानचित्र पर उत्तर का विशाल मैदान और दक्षिण का मैदान किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? चतुर्थक चट्टानी मैदान के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिहार का भौतिक संरचना एवं विभाजन। बिहार का भौतिक संरचना और विभाजन। भौतिक या प्राकृतिक बनावट के आधार पर बिहार को कितने मुख्य भागों में बांटा गया? 3 प्राकृतिक भागों में। भौतिक या प्राकृतिक बनावट के आधार पर बिहार को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? 3 प्राकृतिक भागों में। बिहार के 3 मुख्य भौतिक विभाग कौन कौन से हैं? शिवालिक का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य विशाल मैदान, दक्षिण का संकन पठारी किनारा। शिवालिक का पर्वतीय भाग बिहार के किस कोने या दिशा में है? शिवालिक का जो पर्वतीय भाग है उत्तर पश्चिम भाग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर है। शिवालिक पर्वतीय भाग का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में? 932 वर्ग किलोमीटर में। बिहार में शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितने? 80 मीटर से 850 मीटर के बीच। स्थानीय उच्चावच के आधार पर शिवालिक पर्वत भाग को कितने उप विभागों में बांटा गया? 3 उप विभागों में। स्थानीय उच्चावच लोकल रिलीफ के आधार पर शिवालिक पर्वतीय भाग को 3 भागों में बांटा गया।
शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र के 3 स्थानीय उप विभागों का नाम क्या है? सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून। सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी, रामनगर दून, ये सारा शिवालिक के 3 पार्ट हैं। बिहार की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर श्रेणी के नाम से। सोमेश्वर श्रेणी के ठीक दक्षिण में कौन सी मैदानी घाटी क्षेत्र स्थित है? सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में दून घाटी, से हरहा घाटी भी कहते हैं। दून घाटी के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? रामनगर दून की पहाड़ी। दून घाटी के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? रामनगर दून की पहाड़ियाँ। मानचित्र के अनुसार सोमेश्वर श्रेणी के सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम छोर पर कौन सी नदी बहती है? गंडक नदी। मानचित्र के अनुसार सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम छोर पर कौन सी नदी बहती है? गंडक नदी। सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम छोर पर कौन सी नदी बहती है? गंडक नदी। बिहार और नेपाल की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली मुख्य पर्वत श्रेणी कौन सी? सोमेश्वर श्रेणी। बिहार और नेपाल की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली कौन सी श्रेणी? सोमेश्वर श्रेणी। बिहार और नेपाल की सीमा पर स्थित सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की सटीक ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर। सोमेश्वर कला 874 मीटर। सोमेश्वर कला। रामनगर दून की पहाड़ियाँ अधिकतम कितनी ऊंचाई तक विस्तृत है? इसकी औसत ऊंचाई कम से कम लगभग 240 मीटर के आसपास है। रामनगर दून की पहाड़ियाँ अधिकतर कितनी ऊंचाई तक विस्तृत है? 240 मीटर के आसपास। हरहा नदी घाटी बिहार के किस भौतिक उप विभाग का हिस्सा है? दून घाटी का। हरहा नदी घाटी बिहार के किस भौतिक उप विभाग का हिस्सा है? दून नदी घाटी का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानचित्र पे आधारित प्रश्न, जिसमें हम नदियाँ और दोआब के मैदान को देखेंगे। मानचित्र के अनुसार बिहार के सुदूर उत्तर में कौन सा पड़ोसी देश स्थित है? नेपाल। मानचित्र में बिहार के ठीक दक्षिण में झारखंड है। बिहार के लगभग 2 बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी में बांटने वाला मुख्य नदी कौन सा? गंगा नदी। उत्तर और पश्चिम बिहार में प्रवेश करने वाली वह नदी कौन सी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा को बनाती है? घघरा नदी, सरयू नदी। मानचित्र में गंडक और घघरा नदी के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? घाघरा गंडक दोआब। घाघरा और गंडक नदी के बीच के क्षेत्र को घाघरा गंडक दोआब कहते हैं। दोआब शब्द से क्या भौगोलिक तात्पर्य है? दोआब, 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। मानचित्र के अनुसार उत्तर बिहार के मध्य पूर्व भाग में बहने वाली तीव्र विपर्स करने वाली नदी कौन सी? कोसी नदी। कोसी और महानंदा नदी के बीच के मैदानी क्षेत्र का नाम दिया गया है कोसी महानंदा दोआब। मानचित्र में नेपाल की सीमा से सटे बिहार के उत्तरी बेल्ट को किस भौगोलिक नाम से जाना जाता है? तराई क्षेत्र। नेपाल के सीमा से सटे बिहार के उत्तरी बेल्ट को किस भौगोलिक नाम से जाना जाता है? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के ठीक दक्षिण में पाई जाने वाली तराई क्षेत्र के ठीक दक्षिण में पाए जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहते हैं? बांगर भूमि। पुरानी मिट्टी को बांगर, नई वाले को खादर कहते हैं। नदियों के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाली नवीन जलोढ़ मिट्टी को मानचित्र में कैसा है? खादर मिट्टी। दक्षिण बिहार में गंगा नदी के समानांतर दक्षिण में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को क्या कहता है? टाल क्षेत्र। टाल क्षेत्र नीचे वाला क्षेत्र होता है, इसलिए इसे बाढ़ के मैदान कंपेयर किया गया। सोन नदी और गंगा नदी के संगम के बीच के पश्चिमी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? गंगा सोन दोआब के नाम से। दक्षिण बिहार के मध्य भाग के मैदान को मानचित्र में क्या नाम दिया गया? मगध का मैदान। दक्षिण बिहार के मध्य भाग के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? मगध का मैदान। दक्षिण बिहार के सुदूर पूर्वी भाग के भागलपुर बांका क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? अंग का मैदान। भागलपुर बांका अंग का मैदान है। भागलपुर और बांका अंग का मैदान। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर स्थित ऊंची पठारी भाग को क्या कहते हैं? कैमूर का पठार। दक्षिण बिहार के दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित झारखंड से सटे पहाड़ी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर का पठार। मानचित्र में गया राजगीर की पहाड़ियों को किस भौतिक अंग के अंतर्गत देखा गया? मगध के मैदान। भागलपुर बांका को अंग के मैदान और गया राजगीर को मगध के मैदान और दक्षिणी पठारी कगार के संक्रमण क्षेत्र होता है। मानचित्र के लेजेंड के अनुसार ऊंचे पर्वतीय भागों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तृतीय चट्टानें। मानचित्र के लेजेंड के अनुसार ऊंचे पर्वतीय भागों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तृतीय चट्टानें। मानचित्र के संकेत सूचकांक में सबसे बड़े भूभाग को किस चट्टानी रंग या संकेत से दिखाया है? चतुर्थक चट्टान। मानचित्र के संकेत सूचकांक सबसे बड़ी भूभाग को किस चट्टानी रंग या संकेत से दिखाया है? चतुर्थक। भूगर्भिक इतिहास एवं अवधारणाएं। बिहार का कौन सा भौतिक स्वरूप भूगर्भिक रूप से सबसे प्राचीन माना जाता है? दक्षिण का पठारी भाग, छोटा नागपुर का कगार एवं
विंध्यन भाग, छोटा नागपुर का कगार और विंध्यन भाग। बिहार में सबसे अंत में निर्मित होने वाले भौतिक संरचना कौन सी है? गंगा का मैदानी खादर क्षेत्र। शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण किस टेक्नोलॉजी हलचल का परिणाम है? हिमालय की तीसरी या अंतिम उत्थान प्रक्रिया, प्लेट के टक्कर के कारण। बिहार का कौन सा क्षेत्र भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? उत्तरी बिहार का शिवालिक एवं तराई क्षेत्र, जोन 5। उत्तरी बिहार का शिवालिक एवं तराई क्षेत्र, जोन 5। कैमूर के पठार की चट्टानें किस काल की सुपर ग्रुप हिस्सा है? कैमूर के पठार की चट्टानें किस काल की सुपर ग्रुप हिस्सा है? प्री कैम्ब्रियन से पैलियोजोइक काल के विंध्यन सुपर ग्रुप। प्री कैम्ब्रियन से पैलियोजोइक काल के विंध्यन सुपर ग्रुप। बिहार के मैदानी भागों में जलोढ़ की गहराई अधिकतम कितनी पाई जाती है? बिहार के मैदानी भागों में जलोढ़ की गहराई अधिकतम कितनी पाई जाती है? कुछ स्थानों पर यह 1000 मीटर से 2500 मीटर तक गहरी होती है। कुछ स्थानों पर यह 1000 मीटर से 2500 मीटर तक गहरी होती है। बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ की गहराई अधिकतम कितनी पाई जाती है? कुछ स्थानों पर यह 1000 मीटर से 2500 मीटर तक। दक्षिण बिहार की नदियाँ जैसे सोन, पुनपुन किस प्राचीन भूभाग से निकलकर उत्तर की ओर बहती है? दक्षिण बिहार की नदियाँ जैसे सोन, पुनपुन, दक्षिण बिहार की नदियाँ जैसे कि सोन, पुनपुन किस प्राचीन भूभाग से निकलकर उत्तर की ओर बहती है? प्रायद्वीपीय पठार, छोटा नागपुर एवं अमरकंटक। प्रायद्वीपीय पठार, छोटा नागपुर एवं अमरकंटक। प्रायद्वीपीय पठार, छोटा नागपुर एवं अमरकंटक। बिहार की भूगर्भिक संरचना में धात्विक खनिजों जैसे कि लोहा, मैग्नीज की कमी क्यों पाई जाती है? बिहार की भूगर्भिक संरचना में धात्विक खनिजों जैसे कि लोहा, मैग्नीज की कमी क्यों पाई जाती है? बिहार की भूगर्भिक संरचना में धात्विक खनिजों जैसे कि लोहा, मैग्नीज की कमी क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ धारवाड़ क्रम की आदिम चट्टानों का विस्तार बहुत ही सीमित केवल दक्षिणी पर्वतीय कगार पर है। बिहार की भूगर्भिक संरचना में धात्विक खनिजों जैसे कि लोहा, मैग्नीज की कमी क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ धारवाड़ क्रम की आदिम चट्टानों का विस्तार बहुत ही सीमित केवल दक्षिण पर्वतीय कगार पर है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर किस उद्योग के विकेंद्रीकरण में सहायक है? भवन निर्माण सामग्री एवं सीमेंट उद्योग है। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल किस दिशा की ओर है? किस दिशा की ओर? उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पायराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है जो रोहतास में पाया जाता है? पायराइट, आयरन पायराइट Fe2 से मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना, इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। किसे? आयरन पायराइट को, Fe2 को। भारत के कुल पायराइट संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में संचित है? 95%। भारत के कुल पायराइट संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में संचित है? लगभग 95%। रोहतास का पठार कैमूर का पठार से किस नदी घाटी द्वारा अलग होता है? सोन नदी घाटी के द्वारा। रोहतास का पठार कैमूर के पठार से किस नदी घाटी के द्वारा अलग होता है? सोन नदी घाटी के द्वारा। गंडक नदी बिहार के मैदानी भाग में किस स्थान के पास प्रवेश करती है? वाल्मीकि नगर भैंसा लोटन से। वाल्मीकि नगर भैंसा लोटन से। गंडक नदी बिहार के मैदानी भाग में किस स्थान के पास से बहती है? वाल्मीकि नगर से। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है? शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र सोमेश्वर श्रेणी के वन में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो सोमेश्वर श्रेणी के वन में है, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में। हरहा नदी घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दून घाटी के नाम से। हरहा नदी घाटी को दून घाटी के नाम से जाना जाता है। बिहार के किस भाग में चौर या मन किसे कहते हैं? गोपुर झील को कहते हैं। बिहार के किस भाग में गोपुर झील जैसी भू आकृतियाँ पाई जाती है? तो उत्तर बिहार के मैदानी भागों में, क्वाटरनी जलोढ़ क्षेत्र में। टाल क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? वर्षा ऋतु में जलमग्न रहना तथा रबी फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त गेहूं के लिए। रबी में कौन कौन सा फसल आता है? वर्षा ऋतु में जलमग्न रहना, रबी फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त होना, रबी फसल जिसमें कि पानी ज़्यादा हो, उसमें चावल आता है। देखते हैं बांगर और खादर में से किन मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ अधिक पाई जाती है? बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादा कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है जिसका अधिकांश भाग मैदान है? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। शिवालिक श्रेणी की चट्टानें किस प्रकार की विवर्तनिक संरचना को दर्शाती है? वलित एवं भ्रंशित चट्टान की संरचना को। शिवालिक श्रेणी की चट्टानें किस प्रकार की विवर्तनिक संरचना को दर्शाती है? वलित एवं भ्रंशित चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों का मूल उद्गम किस प्रकार के पर्यावरण से हुआ है? उथले समुद्री पर्यावरण से। बिहार का वह कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है और मैदान का हिस्सा है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। बिहार का वह कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है और मैदान का हिस्सा है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। महानंदा नदी बिहार के किस भाग में बहती है? सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में।
महानंदा नदी बिहार के किस भाग में बहती है? महानंदा नदी बिहार के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में बहती है। कैमूर की पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई लगभग कितनी है? 450 से 500 मीटर के बीच। कैमूर की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? 450 से 500 मीटर के बीच। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? इसका भूगर्भीय कारण क्या है? अत्यंत बाढ़ ढाल से मैदान में प्रवेश करने के कारण भारी मात्रा में अवसाद लाती है, जिससे नदी मार्ग तेजी से बहता है। कोसी नदी को हम शोक नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि अत्यंत तीव्र ढाल से मैदान में प्रवेश करने के कारण भारी मात्रा में अवसाद लाती है, जिससे नदी मार्ग तेजी से बहता है। बिहार के दक्षिणी सीमांत जैसे कि औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई दक्षिण में है। बिहार के दक्षिण में है गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई की भूगर्भीय बनावट कैसी है? यह कगार, पठारी एवं आग्नेय कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। मगध का मैदान किन दो प्रमुख नदियों के प्रभाव क्षेत्र के बीच स्थित है? सोन नदी और क्यूर या मोहिनी नदी के क्षेत्र के मध्य। मगध का मैदान किन दो प्रमुख नदियों के प्रभाव क्षेत्र में स्थित है? मगध का मैदान किन दो प्रमुख नदियों के प्रभाव क्षेत्र के बीच स्थित है? सोन नदी और क्यूर मैदान के नदी के क्षेत्र के मध्य। बिहार की भूगर्भिक संरचना में सबसे कम क्षेत्रफल की चट्टानी क्रम का है? टर्शरी। तृतीय क्रम की चट्टानों का केवल 932 वर्ग किलोमीटर पर है। बिहार की भूगर्भिक संरचना का सबसे कम क्षेत्रफल की चट्टानी क्रम का है? टर्शरी। तृतीय क्रम की चट्टानों का केवल 932 वर्ग किलोमीटर। भू आकृतिक दृष्टि से संपूर्ण बिहार राज्य को किस बृहद भौगोलिक इकाई के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत। भू आकृतिक दृष्टि से संपूर्ण बिहार राज्य को किस बृहद भौगोलिक इकाई के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक बोली सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून शिवालिक क्षेत्र। सोमेश्वर श्रेणी की लंबाई लगभग कितनी है? 75 किलोमीटर। सोमेश्वर श्रेणी की लंबाई लगभग कितनी है? 75 किलोमीटर। सोमेश्वर श्रेणी की चौड़ाई कितनी है? 5 से 6 किलोमीटर। सोमेश्वर श्रेणी की चौड़ाई कितनी है? 5 से 6 किलोमीटर। सोमेश्वर श्रेणी की चौड़ाई कितनी है? 5 से 6 किलोमीटर। सोमेश्वर श्रेणी पश्चिम में किस नगर के शीर्ष भाग से शुरू होकर भिखनाठोरी तक विस्तृत है? त्रिवेणी नगर। सोमेश्वर श्रेणी पश्चिम में किस नगर के शीर्ष भाग से शुरू होकर भिखनाठोरी तक विस्तृत है? त्रिवेणी नगर तक। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है? 880 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी को किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर किला के नाम से। सोमेश्वर श्रेणी में नदियों के अपरदन के कारण किसका निर्माण हुआ जो मार्ग प्रदान करता है? दर्रों पास का। सोमेश्वर श्रेणी के 3 प्रमुख दर्रे कौन कौन से? सोमेश्वर दर्रा, भिखनाढोरी दर्रा और मरवात दर्रा। सोमेश्वर श्रेणी के ये दर्रे बिहार का संपर्क किस देश से स्थापित करता है? सोमेश्वर श्रेणी के ये दर्रे बिहार का संपर्क किस देश से स्थापित करता है? नेपाल से। रामनगर दून की कुल लंबाई कितनी है? 24 किलोमीटर। रामनगर दून की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 240 मीटर। चौड़ाई 24 किलोमीटर। रामनगर दून की कुल लंबाई है 24 किलोमीटर और रामनगर दून की अधिकतम ऊंचाई ऊंचाई है 240 मीटर। रामनगर दून को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? दक्षिण श्रेणी के नाम से। रामनगर दून का कुल क्षेत्रफल कितना है? 214 वर्ग किलोमीटर। रामनगर दून का कुल क्षेत्रफल कितना है? 214 वर्ग किलोमीटर। सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून संयुक्त रूप से बिहार के किस जिले में अवस्थित है? पश्चिम चंपारण में। सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून। सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून संयुक्त रूप से बिहार के किस जिले में अवस्थित है? पश्चिम चंपारण में। सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? दून घाटी, जिसे हरहा नदी घाटी भी कहते हैं। सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? दून घाटी, जिसे हरहा नदी घाटी भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बिहार का मैदानी क्षेत्र। बिहार का मैदानी क्षेत्र लगभग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? 90,650 वर्ग किलोमीटर। बिहार के मैदानी भाग की सीमा उत्तर में किससे मिलती है? नेपाल की सीमा से। बिहार के मैदानी भाग की सीमा दक्षिण में किससे निर्धारित होती है? छोटा नागपुर पठार से। गंगा नदी बिहार के मैदान को किन 2 असमान भागों में विभाजित करती है? उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार के मैदान में। बिहार के संपूर्ण मैदानी भाग की औसत गहराई मतलब गर्त कितनी है? 10,000 मीटर से 1500 मीटर तक। 1000 मीटर से 1500 मीटर तक। संपूर्ण मैदानी भाग की औसत गहराई गर्त कितनी है? बिहार के संपूर्ण मैदान की औसत गहराई 1000 से 1500 मीटर। समुद्र तल से बिहार के मैदान की औसत ऊंचाई कितना है? 60 मीटर से 120 मीटर के मध्य। बिहार के मैदानी भाग का औसत ढाल प्रति किलोमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। बिहार के मैदानी भाग का औसत ढाल प्रति किलोमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। उत्तरी बिहार का मैदान मुख्य रूप से किन प्रमुख नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से मिलकर बना हुआ है? उत्तरी बिहार का मैदान मुख्य रूप से किन प्रमुख नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से मिलकर बना है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा। उत्तरी बिहार का मैदान मुख्य रूप से किन प्रमुख नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से मिलकर है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा। उत्तरी बिहार के मैदान में नदियों के विसर्पण। उत्तरी बिहार के
उत्तरी बिहार के मैदान में नदियों का विसर्पण के कारण मुख्य रूप से इसका निर्माण हुआ है गोखुर झील या छाड़न झील का। उत्तरी बिहार के मैदान में नदियों का विसर्पण, उत्तरी बिहार के मैदान में नदियों का विसर्पण के कारण मुख्य रूप से किसका निर्माण हुआ है गोखुर झील या छाड़न झील का। नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण उत्तरी बिहार के मैदान में किस विशिष्ट जलमग्न क्षेत्र का विकास हुआ है चौर और मन प्रदेश का। नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण उत्तरी बिहार के मैदान में किस विशिष्ट जलमग्न क्षेत्र का विकास हुआ चौर और मन प्रदेश का। कोसी मैदान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी अंकित है 30 मीटर। कोसी मैदान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है 30 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक विल बी उत्तरी बिहार के मैदान के 3 उपभाग दोआब। उत्तरी बिहार के मैदान के 3 उपभाग। उत्तरी बिहार के मैदान को नदियों को की स्थिति के आधार पर कितने उपभागों में बांटा गया 3 उपभागों में। उत्तरी बिहार के सबसे पश्चिम भाग में स्थित दोआब का क्या नाम है घाघरा गंडक दोआब। उत्तरी बिहार के सबसे पश्चिम में जो गंडक है उसका नाम है घाघरा गंडक दोआब। गंडक नदी और कोसी नदी के मध्य स्थित मैदानी भाग को क्या कहते हैं गंडक कोसी दोआब। गंडक नदी और कोसी नदी के मध्य स्थित मैदानी भाग को क्या कहते हैं गंडक कोसी दोआब। गंडक नदी और कोसी नदी के मध्य स्थित मैदानी भाग को क्या कहते हैं गंडक कोसी दोआब। कोसी नदी और महानंदा नदी के बीच के मैदानी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है कोसी महानंदा दोआब। भूगोल में दोआब शब्द का वास्तविक अर्थ 2 नदियों के बीच का उपजाऊ भूमि। नेक्स्ट टॉपिक चौर और मन प्रदेश जलमग्न भू आकृतियाँ। चौर और मन प्रदेश जलमग्न भू आकृतियाँ। चौर और मन उत्तरी बिहार के मैदान में मुख्य रूप से किस प्रकार की भू आकृति संरचनाएं हैं प्राकृतिक जलमग्न निम्न भूमि का क्षेत्र। विसर्पिलाकार जलधारा के मुख्य नदी से अलग होने पर बनी अस्थायी गोखुर झील को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं मन। विसर्पिलाकार जलधारा के मुख्य नदी से अलग होने पर बनी अस्थायी गोखुर झील को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं मन। लखनी चौर बिहार के किस जिले में स्थित एक प्रमुख निम्न भूमि क्षेत्र पश्चिम चंपारण में। लखनी चौर बिहार के किस जिले में स्थित एक प्रमुख निम्न भूमि क्षेत्र है पश्चिम चंपारण। बहादुरपुर चौर और सुंदरपुर चौर बहादुरपुर चौर और सुंदरपुर चौर बिहार के किस जिले में विशेषता है। बहादुरपुर चौर और सुंदरपुर चौर बिहार के किस जिले की विशेषता है पूर्वी चंपारण का। बहादुरपुर चौर और सुंदरपुर चौर बिहार के किस जिले की विशेषता है पूर्वी चंपारण का। पुस्तक के अनुसार पिपरा मन और सिमरी मन किस जिले में अवस्थित प्रमुख मन है पश्चिमी चंपारण में। पुस्तक के अनुसार पिपरा मन और सिमरी मन किस जिले में अवस्थित प्रमुख मन है पश्चिम चंपारण। सरैया मन नामक प्रसिद्ध मन बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है पश्चिम चंपारण के अंतर्गत। सरैया मन नामक प्रसिद्ध मन बिहार के किस जिले में के अंतर्गत आता है पश्चिम चंपारण के अंतर्गत। टेटरिया मन और महुआवा मन बिहार के किस जिले में स्थित है। टेटरिया मन और महुआवा मन बिहार के किस जिले में स्थित है पूर्वी चंपारण। टेटरिया मन और महुआवा मन बिहार के किस जिले में स्थित है पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट टॉपिक भी दक्षिण बिहार का मैदानी और उसकी पहाड़ियाँ। उत्तरी बिहार के मैदान की तुलना में दक्षिणी बिहार के मैदान आकार में कैसा प्रतीत होता है संकीर्ण और आकार में त्रिकोणीय। दक्षिण संकीर्ण और त्रिकोणीय है। दक्षिणी बिहार के मैदान में समतल भूमि के बीच में पहाड़ियों के स्थित होने का वैज्ञानिक कारण क्या है क्योंकि यह दक्षिण के प्राचीन पठारी प्रदेश के सीमांत का अग्रभाग है। दक्षिण बिहार के मैदान में अवस्थित किन्हीं 3 प्रमुख पहाड़ियों का नाम बताएं। गया राजगीर गिरियक। यह बिहार शरीफ शेखपुरा जमालपुर खड़गपुर ये समय गया राजगीर गिरियक 3 प्रमुख पहाड़ियाँ गया राजगीर और गिरियक। दक्षिणी बिहार के मैदान की सामान्य ढाल किस दिशा की ओर परिलक्षित होती है दक्षिण से उत्तर की ओर गंगा नदी की तरफ। उत्तर की ओर गंगा नदी है तो गंगा नदी की ओर होता है। दक्षिणी बिहार के मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी से हुआ है दक्षिणी पठारी मैदान प्रदेश से बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी से। गंगा के दक्षिणी तटबंध से लगे दक्षिण के ओर फैले गहरे धंसे हुए क्षेत्र को क्या नाम दिया गया टाल या ताल क्षेत्र। गंगा के दक्षिणी तटबंध से लगे दक्षिण की ओर फैले गहरे धंसे हुए क्षेत्र को क्या नाम दिया गया टाल क्षेत्र। बिहार में टाल क्षेत्र का मुख्य विस्तार किन 2 शहरों में पाया गया पटना से लेकर भागलपुर तक। बिहार में टाल क्षेत्र का मुख्य विस्तार किन 2 शहरों के बीच है पटना से लेकर भागलपुर तक। गंगा के समानांतर फैले टाल क्षेत्र की अधिकतम चौड़ाई पटना के निकट कितनी है 25 किलोमीटर। गंगा के समानांतर फैले टाल क्षेत्र की अधिकतम चौड़ाई पटना के निकट कितनी है 25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक रूप से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र कहाँ है मोकामा हरोहर नदी घाटी टाल। भागलपुर पटना से लेकर भागलपुर तक थाना के बीच में आता है मोकामा। प्राकृतिक रूप से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र कहाँ स्थित है मोकामा हरोहर नदी घाटी। दक्षिणी बिहार के मैदान के किन्हीं 4 प्रमुख टाल क्षेत्रों का नाम बताएं। दक्षिणी बिहार के मैदान के किन्हीं 4 प्रमुख टाल क्षेत्र का नाम बढ़िया टाल मोकामा टाल सिंघोल टाल और मोरो टाल। बढ़िया टाल मोकामा टाल सिंघोल टाल मोरो टाल ये सारे टाल हैं दक्षिण बिहार की ओर। ठीक है। दक्षिणी बिहार के मैदान के क्षेत्रीय स्तर पर कितने उपभागों में विभाजित किया गया 3 उपभागों में। सोन नदी के पूर्व और गंगा के दक्षिण में सोन नदी के पूरब और गंगा के दक्षिण में स्थित मैदान को किस दोआब के नाम से जाना जाता है गंगा सोन दोआब। सोन नदी के
सोन नदी और किऊल नदी के मध्य फैले विस्तृत मैदानी भाग को क्या संज्ञा दी जाती है? मगध का मैदान। सोन नदी और किऊल नदी के मध्य फैले विस्तृत मैदानी भाग को क्या संज्ञा दी जाती है? मगध का मैदान। ना यार, सोन नदी और किऊल नदी के मध्य फैले विस्तृत मैदान भाग को क्या संज्ञा दी जाती है? मगध का मैदान। किऊल नदी से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, किऊल नदी से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी के मध्य स्थित मैदानी भाग को क्या कहते हैं? अंग का मैदान। सोन नदी और किऊल नदी के फैले विस्तृत स्थान को मगध का मैदान, किऊल नदी से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक की स्थिति को अंग का मैदान। टाल विकास योजना। टाल विकास योजना को लागू करने के पीछे बिहार सरकार का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? टाल क्षेत्रों में अत्यधिक जल भराव की समस्या का समाधान और बेहतर जल प्रबंधन। टाल विकास योजना मुख्य रूप से किन 4 जिलों के टाल क्षेत्र को कवर करती है? पटना, नालंदा, शेखपुरा और लखीसराय। पटना, नालंदा, शेखपुरा और लखीसराय के टाल क्षेत्रों को। जल निकासी को सुगम बनाने के लिए इस योजना के तहत कितने किलोमीटर लंबे क्षेत्र में ड्रेनेज चैनल व्यवस्था की जा रही है? 108 किलोमीटर। टाल विकास योजना के अंतर्गत जल संचयन और नियंत्रण हेतु कितने वियर या चेक डैम का निर्माण किया गया? 27 वियर और 17 चेक डैम। इस योजना के माध्यम से टाल क्षेत्रों की पारंपरिक कृषि प्रणाली को बदलकर किन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है? दलहन, रबी फसल, मछली पालन और पानी में उपजने वाली अन्य व्यावसायिक फसलों को। जल निकासी प्रभावी होने से टाल क्षेत्र में किस मुख्य कृषि सीजन जल निकासी प्रभावी होने से टाल क्षेत्र में किस मुख्य कृषि सीजन क्रॉप सीजन की उत्पादकता में क्रांतिकारी बदलाव आया? रबी सीजन, विशेषकर दलहन की बुआई किसमें? रबी फसल में कौन सा आता है? दलहन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अपवाह प्रणाली एवं क्षेत्रीय वर्गीकरण, तराई, बांगर, खादर। अपवाह प्रणाली बाढ़ की आवृत्ति, वर्षा और मिट्टी के चरित्र के आधार पर बिहार के मैदान को कितने भौतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया? 3 क्षेत्रों में, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र। सोमेश्वर श्रेणी के ठीक दक्षिण में स्थित तराई क्षेत्र की चौड़ाई लगभग कितनी है? जहाँ कंकर बालू का निक्षेप मिलता है, लगभग 10 किलोमीटर। तराई पट्टी के ठीक दक्षिण में स्थित अत्यधिक नमी और दलदल वाले विशिष्ट उपक्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई उपक्षेत्र या दलदली क्षेत्र। बिहार के मैदानी भाग में स्थित पुरानी जलोढ़ मिट्टी के ऊंचे क्षेत्रों को भूवैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? बांगर क्षेत्र। बिहार के मैदानी भागों में स्थित पुरानी को बांगर क्षेत्र समानता बाढ़ के मैदानी आसपास के निचले क्षेत्रों से औसतन कितना मीटर ऊंचा होता है? 7 से 8 मीटर। बांगर मिट्टी में वर्षा की कमी या घन संगठन के कारण किस पदार्थ की ग्रंथिक कंकड़ पाई जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट, चूने के कंकड़। नदी की बाढ़ के पानी द्वारा प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने वाले निचले मैदानी भाग को क्या कहते हैं? खादर क्षेत्र, नवीन जलोढ़। बिहार में खादर क्षेत्र का सबसे व्यापक विस्तार मुख्य रूप से किस नदी के कछारी भागों और संपूर्ण उत्तरी बिहार में मिलता है? कोसी नदी क्षेत्र के चारों ओर। खादर क्षेत्र मिट्टी के दृष्टिकोण से अत्यंत उपजाऊ होने के बाद भी किस मुख्य समस्या के कारण अनिश्चितता रहता है? प्रत्येक वर्ष आने वाली तीव्र और विनाशकारी बाढ़ के कारण। नेक्स्ट, क्षेत्रफल, प्रतिशत और प्रशासनिक आंकड़े। उत्तरी बिहार के मैदान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना दर्ज किया गया? 56,980 वर्ग किलोमीटर। 56,980 वर्ग किलोमीटर। 56,980 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी बिहार का मैदान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 62.86%। उत्तरी बिहार का मैदान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा घेरता है? 6286%। 62.86%। दक्षिणी बिहार के मैदान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? उत्तरी बिहार के मैदान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 62.86%। जबकि दक्षिणी मैदान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर। दक्षिणी बिहार के मैदान राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 19.36। मतलब उत्तर में 62.86% है तो दक्षिण में बस 19.36% है। उत्तरी और दक्षिणी मैदान को मिलाकर बिहार का कुल मैदानी भाग राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 82.5%। केवल शुद्ध मैदानी भाग है। नेक्स्ट टॉपिक, वैचारिक कुछ बीपीएससी लेवल का इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिहार का एकमात्र हिमालय क्षेत्र शिवालिक पर्वत मुख्य रूप से किस काल की चट्टानी संरचनाओं से निर्मित है? टर्शरी युग के। रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी को अलग करने वाली हरहा नदी घाटी को अन्य किस भौगोलिक नाम से जाना जाता है? दून घाटी के नाम से। बिहार के किस भौतिक विभाजन को नेपाल का प्रवेश द्वार या नेपाल से संपर्क मार्ग की संख्या दी गई? सोमेश्वर श्रेणी के दर्रे को। उत्तरी बिहार के मैदान की ढाल की सामान्य प्रवृत्ति किस दिशा की ओर है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। दक्षिण बिहार के मैदान की ढाल प्रवृत्ति उत्तरी बिहार से किस प्रकार भिन्न है? दक्षिणी मैदान की ढाल दक्षिण से उत्तर गंगा की ओर, जबकि उत्तरी मैदान की उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है। दक्षिणी मैदान की ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर गंगा की ओर बह रहा है, जबकि जो उत्तर की मैदान है वो उत्तर से दक्षिण पूर्व में जा रहा है। उत्तरी बिहार के मैदान में पाए जाने वाले चौर वास्तव में किस प्रकार की जलमग्न आकृतियाँ हैं? उथले, तस्तरीनुमा और अस्थायी जल भराव वाले निम्न भूमि क्षेत्र। यदि कोई नदी अपना मुख्य मार्ग छोड़कर सीधे बहने लगे तो उससे के पुराने टेढ़े मार्ग जो झील बनाती है उसे भूगोल में क्या कहते हैं? झाड़न झील या गोखुर झील। अपन को सीधा जाने का मन है, आज टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएंगे। जो टेढ़ा मेढ़ा छोड़ दिया उसका एक नाम लेके जाएंगे, उसका नाम होगा गोखुर झील या उसे झाड़न झील। मतलब छोड़ दिया मतलब झाड़न झील है वो। मोती झील जो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में स्थित मोती झील, वह भू आकृतिक रूप से किसका उदाहरण है? एक प्रसिद्ध मन गोखुर झील का है।
घाघरा गंडक दोआब के अंतर्गत बिहार के कौन से प्रमुख जिले या क्षेत्र आते हैं? घाघरा गंडक दोआब के अंतर्गत सारण, सिवान और गोपालगंज। सारण प्रमंडल के अंतर्गत सारण, गोपालगंज और सिवान तीनों आते हैं घाघरा गंडक दोआब, जिधर हम कॉलेज गए थे उधर घाघरा। हाँ, डांस वास तो किए थे ना, नहीं तो घाघरा से याद रखते हैं। गंडक कोसी दोआब बिहार के किस मध्यवर्ती मैदानी भाग में निर्माण करता है? मिथिलांचल या मध्य उत्तरी मैदान? गंडक कोसी दोआब बिहार के किस मध्यवर्ती मैदानी भाग का निर्माण करता है? मिथिलांचल या मध्य उत्तरी मैदान? गंडक कोसी दोआब बिहार के किस मध्यवर्ती मैदानी भाग का निर्माण करती है? मिथिलांचल या मध्य उत्तरी मैदान का? कोसी महानंदा दोआब को कृषि और क्षेत्रीय भाषा में किस मैदानी क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? कोसी महानंदा दोआब को कृषि और क्षेत्रीय भाषा में किस मैदानी क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? पूर्णिया और कटिहार का मैदानी क्षेत्र का? कोसी महानंदा दोआब को कृषि और क्षेत्रीय भाषा में किस मैदानी क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? पूर्णिया और कटिहार का मैदानी क्षेत्र? दक्षिणी बिहार के मैदान में स्थित दक्षिणी बिहार के मैदान में स्थित जमालपुर की पहाड़ियाँ भूवैज्ञानिक रूप से किस पर्वत श्रृंखला का विस्तारित हिस्सा है? विंध्य या छोटा नागपुर के कगार का भाग? खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो दक्षिण मैदान के पूर्वी छोर पर है, मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? मुंगेर जिले में। खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो दक्षिणी मैदान के पूर्वी छोर पर है, मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? मुंगेर जिले में। गंगा नदी के ठीक दक्षिण में ऊंचे प्राकृतिक तटबंधों के कारण दक्षिण में से आने वाली नदियां सीधे गंगा में ना मिलकर उसके समानांतर बहती है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? टाल या ताल क्षेत्र। मोकामा और हरौहर नदी घाटी में स्थित विश्व के सबसे बड़े टाल क्षेत्र की मिट्टी किस प्रकार की होती है? भारी युक्त जलोढ़। मोकामा हरौहर नदी घाटी में स्थित विश्व के सबसे बड़े टाल क्षेत्र की मिट्टी किस प्रकार की होती है? भारी क्ले मतलब चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी। गंगा सोन दोआब का क्षेत्र प्राचीन काल में किस महाजनपद के उदय का मुख्य केंद्र है? गंगा सोन दोआब का क्षेत्र प्राचीन काल में किस महाजनपद के उद्देश्य का मुख्य केंद्र है? मगध महाजनपद का पश्चिमी भाग। मगध के मैदान की मुख्य सीमा कौन सी दो नदियां निर्धारित करती है? मगध के मैदान की मुख्य सीमा कौन सी दो नदियां निर्धारित करती है? पश्चिम में सोन नदी और पूर्व में क्यूल नदी। मगध के मैदान की मुख्य सीमा कौन सी दो नदियां निर्धारित करती है? पश्चिम में सोन नदी और पूर्व में क्यूल नदी। अंग के मैदान का ऐतिहासिक संबंध मुख्य रूप से बिहार के वर्तमान में किन जिलों से है? अंग के मैदान का ऐतिहासिक संबंध मुख्य रूप से बिहार के वर्तमान किन जिलों में है? भागलपुर और बांका जिलों में। अंग के मैदान का ऐतिहासिक संबंध मुख्य रूप से बिहार के वर्तमान कौन से जिले में है? अंग का मैदान भागलपुर और बांका जिले में। टाल विकास योजना के सुचारू क्रियान्वयन से बिहार किस फसल के उत्पादन में आत्मनिर्भर की ओर बढ़ सकता है? दलहनी फसलों जैसे चना, मसूर, खेसारी। तराई क्षेत्र के दक्षिण की दलदली मिट्टी के मुख्य रूप से किस व्यावसायिक फसल की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है? जूट और गन्ने की खेती। बांगर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बिहार के दक्षिणी मैदानी भागों में स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? करैल केवाल मिट्टी। बांगर मतलब जो पुरानी मिट्टी है उसे दक्षिण बिहार में जो है उसे करैल केवाल मिट्टी बोलते हैं। खादर मिट्टी में निरंतर बाढ़ के कारण किस प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा उसकी उर्वरता शक्ति हमेशा बनी रहती है? सिल्टेशन नई गाद या मिट्टी की परत का जमाना। रासायनिक संरचना के अनुसार खादर मिट्टी में किस तत्व की कमी आमतौर पर पाई जाती है? खादर मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का रामनगर दून क्षेत्र किस प्रकार की स्थलाकृति के लिए जाना जाता है? छोटे छोटे कटकदार पहाड़ियों और उबड़ खाबड़ दून घाटियों के लिए। नदी घाटियों के लिए। बिहार का वह कौन सा मैदानी भाग है जो अपनी अत्यधिक उपजाऊ भूमि के बावजूद बिहार का सुख कही जाने वाली नदी से प्रभावित हो जाता है? कोसी महानंदा दोआब का पश्चिमी भाग। हरहा नदी घाटी दून घाटी जिसे दून घाटी बोलते हैं कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? दून नदी घाटी का 140 से 150 मीटर के बीच। भिखना ढोरी दर्रे से होकर भारत और नेपाल के बीच किस प्राचीन व्यापारिक मार्ग का संचालन होता है? चंपारण नेपाल तराई मार्ग का। दक्षिणी बिहार के मैदान में स्थित राजगीर की पहाड़ियाँ किस धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध, जैन और सनातन धर्म के पवित्र स्थानों के लिए। संपूर्ण बिहार में मैदानी भाग का ढाल अत्यंत मंद 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर होने का बिहार की नदियों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? नदियाँ मैदानी भाग में प्रवेश करते ही अत्यंत धीमी गति से बहने लगती है और भारी मात्रा में अवसादों का निक्षेपण करके बाढ़ का कारण बनती है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बिहार का भौतिक भूगोल एवं भू आकृति। बिहार का सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? दक्षिण का संकीर्ण पठारी भाग सबसे पुराना है। दक्षिण का संकीर्ण पठारी भाग किस विशाल पठार का हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार का। बिहार दक्षिणी पठारी भाग में मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानें बहुतायत में पाई जाती है? ग्रेनाइट, नीस और रूपांतरित चट्टानें। बिहार में दक्षिणी पठारी प्रदेश का विस्तार पश्चिम में किस जिले से लेकर पूर्व में बांका तक है? दक्षिण में कैमूर जिले से लेकर पूर्व में बांका तक है।
कैमूर का पठार किस पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है? विंध्य श्रेणी का। कैमूर का पठार किस पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है? विंध्य श्रेणी का। कैमूर का पठार की कुल लंबाई लगभग कितनी किलोमीटर है? 483 किलोमीटर। कैमूर के पठार की अधिकतम चौड़ाई कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर। कैमूर पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 450 मीटर के बीच। 300 से 450 मीटर के बीच। कैमूर पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा माना जाता है? रोहतासगढ़। कैमूर पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा माना जाता है? रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ की ऊंचाई कितने मीटर है? 495 मीटर। रोहतासगढ़ की ऊंचाई 495 मीटर। कैमूर का पठार किस नदी द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग होता है? सोन नदी के द्वारा। कैमूर का पठार सोन नदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग होता है। कैमूर के पठार पर मुख्य रूप से किस प्रकार के पत्थरों की अधिकता पाई जाती है? बलुआ पत्थर की। कैमूर के पठार पर मुख्य रूप से किस प्रकार के पत्थरों की अधिकता पाई जाती है? बलुआ पत्थर। गया का पहाड़ी क्षेत्र मूलतः किन जिलों में अनेक पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है? गया, जहानाबाद एवं नवादा जिला। गया, जहानाबाद एवं नवादा जिला। गया का पहाड़ी क्षेत्र मूलतः किन जिलों में अनेक पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है? गया, जहानाबाद एवं नवादा जिला में। गया शहर के आसपास स्थित किन्हीं दो प्रमुख पहाड़ियों का नाम बताइए? रामशिला और प्रेतशिला। गया शहर के आसपास स्थित किन्हीं दो प्रमुख पहाड़ियों का नाम बताएं? रामशिला और प्रेतशिला। अन्य मंगला गौरी ब्रह्मयोनी पहाड़ियों का नाम है ये, मंगला गौरी, ब्रह्मयोनी या फिर रामशिला या प्रेतशिला। गया क्षेत्र की जेठियन या हिंडाज और कस्मा की पहाड़ियाँ किस जिले की सीमा पर स्थित है? गया क्षेत्र की जेठियन, हिंडाज और कस्मा की पहाड़ियाँ किस जिले की सीमा पर स्थित है? गया और नवादा जिले की सीमा पर। गया और नवादा जिले की सीमा पे। गया जिले में बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जहानाबाद और गया जिले की सीमा पर। गया जिले में बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जहानाबाद और गया जिले की सीमा पर। गया जिले में बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जहानाबाद और गया जिले की सीमा पे। राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र मूलतः किस पहाड़ी क्षेत्र श्रृंखला का विस्तार है? गया की पहाड़ी श्रृंखला के। राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र मूलतः किस पहाड़ी श्रृंखला का विस्तार है? गया की पहाड़ी श्रृंखला का। राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? नालंदा जिले में। राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? नालंदा जिले में। राजगीर क्षेत्र की 5 प्रमुख पहाड़ियों में से किन्हीं दो के नाम बताइए? राजगीर क्षेत्र की 5 प्रमुख पहाड़ियों में वैभवगिरी, रत्नागिरी और विपुलगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, विपुलगिरी, सोनगिरी, वैभवगिरी और रत्नागिरी, ये सारी 5 पहाड़ियाँ। राजगीर की पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? वैभवगिरी। राजगीर की पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी वैभवगिरी है। वैभवगिरी पहाड़ी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 380 मीटर। वैभवगिरी पहाड़ी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 380 मीटर। राजगीर की पहाड़ियों में मुख्य रूप से कौन सी रूपांतरित चट्टानें पाई जाती है? क्वार्टाजाइट और सलेट। राजगीर की पहाड़ियों में मुख्य रूप से कौन सी रूपांतरित चट्टानें पाई जाती है? क्वार्टाजाइट और सलेट। राजगीर की पहाड़ियों में मुख्य रूप से कौन सी रूपांतरित चट्टानें पाई जाती है? क्वार्टाजाइट और सलेट। नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र दक्षिण में नवादा जिले से होकर दक्षिण में नवादा जिले से प्रारंभ होकर किस नदी तक फैला हुआ है? गंगा नदी तक। नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र दक्षिण में नवादा जिले से प्रारंभ होकर किस नदी क्षेत्र तक फैला? गंगा नदी तक। नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियों में किन्हीं दो के नाम बताइए? नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियों में से किन्हीं दो का नाम? खड़गपुर की पहाड़ी और गिद्धेश्वर की पहाड़ी और खड़गपुर की पहाड़ी। अन्य चकाई पहाड़ी या सत पहाड़ी। नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियों में किन्हीं दो का नाम है? खड़गपुर की पहाड़ी और गिद्धेश्वर की पहाड़ी या अन्य चकाई पहाड़ी, सत पहाड़ी। नेक्स्ट, खड़गपुर की पहाड़ी का विस्तार मुंगेर से लेकर किस जिले तक है? जमुई जिले तक। खड़गपुर की जो पहाड़ी है उसका विस्तार मुंगेर से लेकर जमुई जिला तक है। खड़गपुर की पहाड़ी का विस्तार मुंगेर से लेकर जमुई जिला तक है। खड़गपुर पहाड़ी की आकृति के क्षेत्रभुजाकार। बीपीएससी के पैटर्न पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? राजगीर। 5 पहाड़ियों से घिरा। विकल्प ना होने पर उत्तर होगा कोई नहीं, राजगीर होगा। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा? राजगीर। बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम संरचना कौन सा? बिहार का मैदान। बिहार का कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास या विंध्य श्रेणी का है? रोहतास विंध्य पहाड़ी का है। मुंगेर, जमुई और नवादा जिलों में किस प्रकार की भू स्तरीय रचना पाई जाती है? धारवाड़ भूस्तरीय संरचना। मुंगेर, जमुई और नवादा जिलों में किस प्रकार की भू स्तरीय रचना पाई जाती है? धारवाड़ भू स्तरीय रचना। बिहार के किन हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भू वैज्ञानिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुरानी है? खड़गपुर पहाड़ी। बिहार के किन हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भू वैज्ञानिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर पहाड़ी। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीधा साझा नहीं करता? पूर्णिया। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीधा साझा नहीं करता? पूर्णिया। कैमूर पठार किसके उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए।
बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग किस प्राकृतिक भू आकृति से घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। बिहार राज्य का उत्तर और पश्चिम का भाग सोमेश्वर पहाड़ी से किस श्रेणी से? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण में। तो पश्चिम चंपारण भी उत्तर और पश्चिम भाग में होगा। उत्तर और पश्चिम भाग में पश्चिम चंपारण। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 16 करोड़ टन। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना? 16 करोड़ टन। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा बिहार से होकर गुजरती है? 86 डिग्री पूर्वी देशांतर जम्मू से बिहार से होकर गुजरती है। 86 डिग्री पूर्वी देशांतर जो होता है वो बिहार से होकर गुजरती है। 86 डिग्री पूर्वी देशांतर बिहार से होकर गुजरती है। अविभाजित बिहार झारखंड सहित का देश के कुल खनिज संपदा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा था? जब झारखंड बिहार के साथ टच में था तो 40% खनिज उसमें से था पूरे बिहार का। छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की संरचना से निर्मित है? आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की संरचना से निर्मित है? आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से लौह अयस्क कहाँ उपलब्ध नहीं है? पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कथन कारण दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। और कारण बिहार में उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है। इन समय में कौन सा सही है? कथन ए सत्य परंतु कथन और असत्य है। दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है और कारण रॉन्ग है। कारण विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के किन दो मुख्य जिलों में पाई जाती है? कैमूर और रोहतास में विंध्यन प्रकार की चट्टानें होती है। रोहतास से पठारी भाग में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। राजगीर की पहाड़ियाँ किस काल की भूवैज्ञानिक हलचलों का परिणाम माने जाते हैं? प्री कैम्ब्रियन काल के। गंगा नदी नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र के किस भाग को छूते हुए आगे बढ़ती है? उत्तरी पूर्वी सीमा को छूते हुए। गंगा नदी नवादा मुंगेर पहाड़ी नवादा और मुंगेर के पहाड़ी क्षेत्र के किस भाग को छूते हुए आगे बढ़ती है? उत्तरी पूर्वी सीमा को छूते हुए। उत्तरी पूर्वी सीमा को छूते हुए। बिहार के किस भौतिक विभाजन को जलोढ़ मैदान भी कहा जाता है? बिहार के मैदान को। बिहार के किस भौतिक विभाजन को जलोढ़ मैदान कहा जाता है? बिहार के मैदान को। सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? शिवालिक हिमालय श्रेणी का। सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? शिवालिक हिमालय श्रृंखला का। बिहार का वह कौन सा जिला पश्चिम बंगाल बिहार का वह कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ सीमा है? किशनगंज। खड़गपुर की पहाड़ियों में किस विशिष्ट प्रकार की चट्टान पर प्रधानता पर? क्वार्टर चट्टान। खड़गपुर की पहाड़ियों में क्वार्टर चट्टान। बिहार के दक्षिणी सीमांत पर स्थित पठार वास्तव में किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार का। बिहार के दक्षिणी सीमांत पर स्थित पठार वास्तव में किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार का।